Thank you so much. Okay. So now let's start. So as per our schedule today, so we have to discuss the. Did I share the screen? No. और अब आप मुझे समझा दिया, थैंक यू सो मच फायजा, आपने मुझे समझा दिया कि ये सिक्योरिटी का मसला था, यहाँ पर मैं कर सकता था। आपने बहुत अच्छा किया, आपने मुझे वीडियो बनाकर भेज दी, उससे मुझे बहुत आसानी हुई ये शेयरिंग स्क्रीन के अंदर। आई रियली अप्रिशिएट इट, right? So now let's discuss, see our schedule, where it is, share screen, and let me see that. So आज हमने डिस्कस करना है बाइंडिंग अफिनिटी एक्सपेरिमेंट जेल रिटार्डेशन ऐसे। तो मेरा ये ख्याल, मुझे ये समझना है कि मैंने ये शेयर क्यों करना है, ठीक है। पहली बात ये है कि जब मैंने सारा के लेक्चर्स आपको पढ़ाए पढ़ाए थे आपको सारा के लेक्चर, यस तो सारा के लेक्चर Yes, के अंदर जहां पर बात खत्म हुई थी, वो बात ये खत्म हुई थी कि एट peptide siRNA weight by weight ratio of 10:1 n by p 13.6, almost all peptides show complete binding with siRNA। और मैंने बोला था कि ये किस तरह से उन्होंने डिटरमिन किया कि पेप्टाइड जो है वो siRNA के साथ मिल गया है, जुड़ गया है, कंप्लीटली बाइंड हो गया। ये स्टेटमेंट दिया ना कि कंप्लीटली बाइंड हो गया है पेप्टाइड Sir, siRNA। sir, can you repeat from the start? I was basically telling something to the students. ओके ओके। तो मैं ये कह रहा था कि हमने सारा का लेक्चर्स पढ़ना शुरू किए थे। सारा का लेक्चर का जो चौथा लेक्चर था उसके अंदर इस पेपर को मैं डिस्कस कर रहा था, जहाँ पर मैंने वो लेक्चर डिसकंटिन्यू कर दिया था, ठीक है। और मैंने बोला था कि यहाँ पर हर स्टेटमेंट जो है, एक एक सेंटेंस जो है उसके पीछे एक एक्सपेरिमेंट है। जैसे यहाँ पर ये एक्सपेरिमेंट लिखा हुआ है कि एट पेप्टाइड siRNA weight by weight ratio of 10:1 n by p 13.6, almost all peptides showed complete binding with siRNA. Now my question is, how did the scientists know that the peptide has bound with siRNA? through experiments. Gel retardation assay. अब ये जेल रिटार्डेशन ऐसे क्या होता है वो मैं दिखाने लगा, ठीक है। देखते हैं जेल रिटार्डेशन ऐसे, ठीक है। तो जेल रिटार्डेशन ऐसे कुछ इस तरह का, ये बेसिकली इलेक्ट्रोफोरेसिस होती है। आप में से कितने लोगों को इलेक्ट्रोफोरेसिस का पता है? I have idea of electrophoresis. Yes, what is that idea? Tell me. सर बेसिकली जो है ना, क्या नाम होता है उसका, कुछ जो प्रोटीन्स होते हैं वो मूव करते हैं टुवर्ड्स अ स्पेसिफिक जो है ना वो कैथोड, मतलब, और when the current is passed through it, so they move towards the cathode हम यहाँ पर प्रोटीन and anode. न्यूक्लिक एसिड से डिस्कस कर रहे हैं, बिकॉज़ siRNA इज अ न्यूक्लिक एसिड, बट यस आइडिया इज द सेम। या थैंक यू सो मच। मैं आपको लेमैन के तौर पर समझाता हूँ कि असल में क्या होता है। मुझे एक बात बताओ कि अगर आपके पास एक मैग्नेट हो, वो एक उसका नॉर्थ पोल हो और दूसरी तरफ उसका साउथ पोल हो, तो नॉर्थ पोल साउथ पोल को क्या करता है? Repel. सॉरी अट्रैक्ट करता है सर। Attracts. नॉर्थ पोल साउथ पोल को अट्रैक्ट करता है, लेकिन साउथ पोल को रिपेल करेगा और नॉर्थ पोल को रिपेल करेगा। सेम इज द केस विद चार्जेस। वो मैग्नेटिक है, ये चार्ज के अंदर पॉजिटिव चार्ज हमेशा नेगेटिव की तरफ जाएगा और नेगेटिव चार्ज हमेशा पॉजिटिव की तरफ जाएगा। ये हमने 8वीं 9वीं जमात के अंदर जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए थे रदरफोर्ड ने, और क्या कहते हैं, जो मुख्तलिफ तरह के एक्सपेरिमेंट्स जिसके जरिए से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स वगैरह डिस्कवर हुए थे, वो तो यहाँ से ये डिटरमिन फंडामेंटली साइंस में ये एक बात समझ में आ गई थी कि पॉजिटिव चार्ज जो है वो नेगेटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होता है और नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होता है, ठीक है। बाद में कुछ साइंसदानों ने इलेक्ट्रोफोरेसिस इसी प्रिंसिपल के तहत बनाई, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है, एक मशीन होती है इस तरह की, आपको मैं दिखाता हूँ, लेट मी स्टॉप दिस। इस तरह की एक मशीन होती है, ये आपको मैं दिखाने लगा हूँ। ये मशीन है ये। ओके, लेट मी सी दैट, शो यू दैट स्क्रीन। ओके दिस, ठीक है। कैन यू सी दैट? Yes. कैन यू सी दैट? अब इसके ऊपर एक ये इलेक्ट्रोड लगा हुआ है और एक ये इलेक्ट्रोड लगा हुआ है, ठीक है। ये वर्टिकल है, ये क्या है? वर्टिकल, मतलब इसका ये वर्टिकल है, ठीक है। एक इसी तरह की ये होती है यूजुअली प्रोटीन्स के लिए।
ठीक है। लेकिन न्यूक्लिक एसिड्स के लिए जो होती है वो हॉरिजेंटल होती है, ठीक। और उसके साथ एक ये मशीन है जो कि आपको दिखाता हूँ मैं, ये जेल है, ये इसको जेल कहते हैं। ये देखो, ये जिसने जेल बनाई हुई है और ये जेल है बेसिकली, ठीक है। और इसके अंदर ये जेल के ऊपर जो चीजें लगी हुई हैं, ये इनको हम वेल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? वेल्स, ठीक है। और मैं किसी दिन खुद अपना जब एक्सपेरिमेंट करूंगा तो मैं इसको रिकॉर्ड करूंगा। अभी फिलहाल मैं सिर्फ आपको एक मशीन दिखाना चाहता हूँ। वो मशीन, ये इधर एक सेकंड है, वो मशीन कुछ इस तरह की नजर आती है। और पाकिस्तान में भी शायद किसी जगह पर पड़ी हुई, बल्कि ज्यादातर जगहों पर पड़ी हुई, क्योंकि इतना महंगा इक्विपमेंट नहीं है। जेल चलाना पाकिस्तान में आसानी से चलाई जा सकती है, लेकिन न्यूक्लिक एसिड नहीं मिल सकते, बिकॉज न्यूक्लिक एसिड्स आर वेरी एक्सपेंसिव इन पाकिस्तान। हियर दे आर नॉट एक्सपेंसिव, बिकॉज यहाँ पर कंजम्पशन ज्यादा है। कंजम्पशन ज्यादा होने की वजह से ये वाली मशीन, ये वाली मशीन आप देख रहे हैं, ये वाली, लेट मी सी, ये वाली जो मशीन है, ये वाली, ठीक है। ये क्या करती है? ये करंट प्रोवाइड करती है, ये करंट वोल्टेज प्रोवाइड करती है। दो चीजें प्रोवाइड करती है, एक वोल्टेज और एक करंट। तो इसका जो रेड वाली वायर होती है वो इधर इसके रेड पे लगती है, और इसकी जो ब्लैक वाली वायर होती है वो इसके ब्लैक पे लगती है, ठीक है। तो ये सिर्फ करंट प्रोवाइड करता है, एक पॉजिटिव हो गया और एक नेगेटिव हो गया, ठीक है। और जब हम कोई चीज रख देते हैं जल के ऊपर लोड करते हैं, एक साइड पे ऊपर से हम लोड करते हैं जल को, ऊपर से जब हमने लोड किया तो नीचे की तरफ वो खींचेगा उसको अपोजिट। अगर तो उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, जिस चीज को हम ऑब्जर्व, जिस चीज को हम एनालाइज कर रहे हैं, अगर उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है तो वो वहीं पर पड़ा रहेगा, ठीक है। लेकिन अगर उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, यानी कि नेगेटिव चार्ज है, फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स, अगर वो नेगेटिव चार्ज है तो नीचे पॉजिटिव चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज की तरफ वो मूव करना शुरू कर देगा, ठीक है। अगर न्यूक्लिक एसिड नेगेटिव है तो वो पॉजिटिव चार्ज की तरफ मूव करना शुरू कर देगा, गॉट इट। और एक खास पॉइंट के बाद, 20 मिनट के बाद, या एक्सपेरिमेंट टू एक्सपेरिमेंट वेरी करता है कि 15 मिनट का एक्सपेरिमेंट होता है, कोई आधा घंटे का एक्सपेरिमेंट होता है, कोई 40 मिनट का एक्सपेरिमेंट होता है, और उसका प्रोटोकॉल होता है। हर एक्सपेरिमेंट का प्रोटोकॉल पहले डिजाइन किया जाता है, बगैर प्रोटोकॉल के एक्सपेरिमेंट नहीं किया जाता, ठीक है। लेकिन पेपर को पढ़ने के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि हम पढ़ने जा रहे हैं, उससे हमें अंडरस्टैंड करने की जरूरत नहीं कि प्रोटोकॉल क्या है। अल्दो वो पेपर के अंदर लिखा होता है, प्रोटोकॉल भी लिखा होता है, लेकिन फॉर नाउ व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड इज दैट के जेल ऊपर हमने, जेल के अंदर जो वेल्स हैं, वेल्स के अंदर हमने लोड कर दिए अपना सैंपल, ठीक है। उसके अंदर न्यूक्लिक एसिड है या प्रोटोपेप्टाइड है, और वो नीचे जाना शुरू कर देगा अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब उसके नीचे जाने का दो चीजें होती हैं जिनके ऊपर डिपेंड करता है, एक उसका मॉलिक्यूलर वेट और दूसरा उसका क्या कहते हैं, चार्ज, ठीक है। अगर वो वजनी है, उसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा है, तो वो जरा आहिस्ता आहिस्ता मूव करेगा। अगर वो, उसका मॉलिक्यूलर वेट कम है तो वो तेज मूव करेगा। अगर उसके ऊपर चार्ज ज्यादा है तो वो तेज मूव करेगा। अगर उसके ऊपर चार्ज कम है तो वो स्लो मूव करेगा। यू गॉट इट? ओके। अब उसके बाद ये मैं लेकिन चाह रहा हूँ, और अगर आप में से कुछ ज्यादा इंटरेस्टेड हैं लोग, तो यूट्यूब के ऊपर बहुत सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं जो सिर्फ इलेक्ट्रोफोरेसिस को समझाती है, ठीक है। अभी फॉर नाउ आई जस्ट वांट टू शो यू समथिंग इन दिस केस। कैन यू सी माय स्क्रीन? कैन यू सी सर माय? ये जो आपने अभी Yes, sir. मॉलिक्यूलर वेट और चार्ज की बात की है, ये न्यूक्लिक एसिड का आप बता रहे हैं। प्रोटीन्स के केस में भी होता है और न्यूक्लिक एसिड के केस में भी होता है। और सर मशीन में हमेशा पॉजिटिव चार्ज ही होगा कि न्यूक्लिक एसिड मूव करेगा, दोनों मतलब? चार्ज होते हैं, पॉजिटिव भी और नेगेटिव, ठीक है। तो मूवमेंट जो होती है वो हमेशा अपोजिट चार्ज की तरफ होती है। नाउ फॉर एग्जांपल इन दिस, एक्सक्यूज मी सर, सर ये सर आप शेयर करेंगे हमारे साथ पीपीटी? ये पीपीटी सर शेयर करेंगे हमारे साथ आप? जी मैं करने लगा हूँ। नहीं सर, मतलब हमें मेल भी कर देंगे। कर दूंगा। This is my data because it is not published, so I don't want to share it. This is recorded. You have recording of it. You can just visualize it, right? ओके लेकिन सर। you can see this type of data a lot of times, a lot of ways. Like जितना भी पेपर पढ़ोगे, क्योंकि मेरा मकसद ही इसी एक्सपेरिमेंट को सिखाने का ये है कि जो भी पेपर पढ़ोगे उसमें ये चीज आएगी, आपको समझ नहीं आएगी कि ये क्या है, तो मैं सिर्फ समझा रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए कि बाइंडिंग कैसे डिटरमिन करते हैं, ठीक है। यानी कि ये एक्सपेरिमेंट डिजाइन कैसे हुआ, ठीक है।
शेयर कर रहा हूँ स्क्रीन। अब ये मेरा एक एक्सपेरिमेंट है, ये मेरा पेप्टाइड है जिसको ओलिक एसिड कहते हैं, और साथ में हिस्टिडीन और आर्जिनिन के 4 पेप्टाइड, लाइक हिस्टिडीन आर्जिनिन हिस्टिडीन आर्जिनिन हिस्टिडीन आर्जिनिन, यानी कि 4 दफा हिस्टिडीन आर्जिनिन है और साथ में ओलिक एसिड है। ठीक है, नाउ अब ये चीज जो है इसको कहते हैं पॉजिटिव कंट्रोल। क्या कहते हैं? हमेशा जब कभी भी कोई एक्सपेरिमेंट किया जाता है साइंस के अंदर, तो अच्छा पहले आप लोगों को बिल्कुल क्लियर होना पता होना चाहिए कि व्हाट इज N2P रेशो। ठीक है, मैंने उस लेक्चर में सारा के लेक्चर में एक्सप्लेन किया था। नाइट्रोजन रिप्रेजेंट्स द अमीनो ग्रुप ऑफ द अमीनो एसिड ऑफ द पेप्टाइड। इज इट क्लियर? Yes. Sir, what does this Yes, sir. 1455 represent? क्या? 1455 we this is the molecular weight of this Okay. compound. Right, thank you. ठीक है, दिस इज द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ दिस कंपाउंड। और वो अगर मैं जब पेप्टाइड सिंथेसिस समझाऊंगा आगे जाके तो इसके ऊपर भी बात करेंगे कि ये 1455 बना कैसे। ठीक है, हम बात करेंगे उसके ऊपर भी। फिलहाल मैं ये कह रहा हूँ कि ये कंपाउंड है जो कि जिसके अंदर हिस्टिडीन और आर्जिनिन है। आर्जिनिन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, और siRNA के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, क्योंकि अगर हम siRNA का स्ट्रक्चर देखें तो उसके अंदर फॉस्फेट ग्रुप है। उसके अंदर क्या होता है? Phosphate. फॉस्फेट ग्रुप। Phosphate, ठीक है, negative. तो हमें ये और जो हम siRNA यूज इस एक्सपेरिमेंट में कर रहे हैं उसके अंदर 24 न्यूक्लियोटाइड्स हैं। कितने न्यूक्लियोटाइड्स हैं? 24. 24। तो उसमें फॉस्फेट कितने हो गए? 48। कितने हो गए फॉस्फेट? 48. 48। और अब इस केस के अंदर अगर मैं आर्जिनिन के सिर्फ एक आर्जिनिन का मॉलिक्यूल देखूं तो इसके अंदर 4 अमीन ग्रुप है। ठीक हो गया? यानी कि सिर्फ मैं आर्जिनिन को देखूं और अगर आप आर्जिनिन का स्ट्रक्चर जाके देखेंगे केमिकल स्ट्रक्चर तो आपको नजर आएगा, क्योंकि ये पहले मैं सब कुछ एक्सप्लेन कर चुका हुआ हूँ सारा के लेक्चर्स के अंदर। तो आर्जिनिन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब ये N2P रेशो जो है, नाइट्रोजन टू फॉस्फेट रेशो, डिफरेंट N2P रेशोज है। यहाँ पर 0 N2P रेशो का मतलब ये है कि देयर इज नो नाइट्रोजन, देयर इज नो पेप्टाइड हियर इन दिस वेल। जब मैंने इस वेल के अंदर लोड किया तो इसमें सिर्फ और सिर्फ siRNA था। इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या था? siRNA। siRNA. और जो दूसरा मैंने 2 पॉजिटिव कंट्रोल यूज किए, इसमें भी सिर्फ siRNA था। ठीक है, और जब मैंने 0.05 N2P रेशो यूज की, 0.05 N2P रेशो का मतलब यह है कि नाइट्रोजन और फॉस्फेट के दरमियान में जो रेशो अगर हम उसको डिवाइड करेंगे तो आंसर 0.05 आएगा। ठीक है, तो वो मैं अभी दिखा भी देता हूँ आपको कैसे आया। मैं इधर इधर यानी कि पूरे के पूरे एक्सपेरिमेंट के अंदर नाइट्रोजन जो कि siRNA है वो कांस्टेंट है 38 नैनोमोल, 38 नैनोमोलर सॉल्यूशन। कैपिटल M इज नैनोमोलर सॉल्यूशन। ठीक है, 38 नैनोमोलर हर एक वेल के अंदर जो siRNA है यहाँ तक वो 38 नैनोमोलर है। लेकिन पेप्टाइड आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है। ठीक है, जब मैंने पेप्टाइड बिल्कुल नहीं डाला तो siRNA यहाँ तक पहुंचा बस। जब मैंने पेप्टाइड नहीं डाला siRNA यहाँ तक पहुंचा। जब मैंने पेप्टाइड डाला, थोड़ा सा डाला, बहुत थोड़ा सा पेप्टाइड डाला तो siRNA यहाँ तक पहुंचा। फिर मैंने थोड़ा सा और इंक्रीज किया पेप्टाइड, ये इधर आ गया। और अगर आप ये देखोगे तो ये थोड़ा सा मोटा बैंड है, ये थोड़ा सा पतला हो रहा है। फिर ये आगे जाएगा तो ये थोड़ा सा पतला हो रहा है, फिर ये थोड़ा सा फेड हो रहा है, फिर ये बिल्कुल फेड हो गया, मतलब थोड़ा सा नजर आ रहा है यहाँ पर 1 के अंदर, और 2 के अंदर बिल्कुल गायब हो सर गया। ये जो नीचे वाला ब्लैक वाला है, ये दोनों एक ही इमेज है, एक इन्वर्टेड इमेज है, दे आर सेम इमेज, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। सिर्फ फर्क क्या है कि जब हम बायोरैड इमेजर के ऊपर इमेज लेते हैं तो ये वाली इमेज भी आती है और ये वाली इमेज भी आती है। तो कुछ साइंटिफिक जर्नल्स जो होते हैं वो कहते हैं भाई इन्वर्टेड इमेज भेजें, ये क्लियर नजर नहीं आ रही, तो फिर हमें 2 तरह की इमेजेस बनानी पड़ती है। ठीक है, लेकिन जब हम पेपर में छापते हैं तो यूजुअली एक ही डायग्राम डालते हैं। ठीक है, लेकिन ये अब जो बैंड है ये siRNA को रिप्रेजेंट कर रहा है। दिस बैंड इज नाउ रिप्रेजेंटिंग व्हाट? siRNA। ठीक हो गया, दिस बैंड इज रिप्रेजेंटिंग siRNA, बट पेप्टाइड इसमें बहुत थोड़ा है, इसमें बहुत थोड़ा है, इसमें बहुत थोड़ा है, इसमें बहुत थोड़ा है, इसमें थोड़ा सा ज्यादा हो गया। जब मैंने पेप्टाइड 2 कर दिया, यानी कि पेप्टाइड की कंसंट्रेशन 2 कर दी, 2 N2P रेशियो कर दी, तो उस वक्त क्या हुआ? पेप्टाइड सारा का सारा siRNA के साथ जुड़ गया। चूंकि वो जुड़ गया है इसलिए अब वो जेल के अंदर मूव नहीं कर पा रहा है, और जब वो मूव नहीं कर पा रहा है तो यहाँ पर बैंड गायब हो गया।
ठीक हो गया? तो मैं इससे ये कंक्लूड किया कि at N2P ratio the images prove that siRNA fully binds to the peptide at N2P ratio greater than 1. जब हम N2P ratio 1 से ज्यादा करेंगे तो siRNA पूरी तरह से बाइंड कर जाएगा पेप्टाइड के साथ, where the concentration of the peptide in the complex is 0.9 माइक्रोमोलर और siRNA की कंसंट्रेशन जो है वो 38 नैनोमोलर। तो मैं आपको इसको देसी जुबान में समझाने की कोशिश करता हूँ। देसी जुबान में क्या हुआ, siRNA अकेला था, भाग के चला गया नीचे, ठीक है। पेप्टाइड थोड़ा सा ज्यादा था, मतलब थोड़ा सा था, लेकिन siRNA उतना ही था। वो पेप्टाइड जो है siRNA को अपने साथ जोड़ नहीं सका, ठीक है। मैंने पेप्टाइड थोड़ा सा और बढ़ाया, वो फिर भी नहीं जोड़ सका। एक खास पॉइंट के बाद पेप्टाइड ने siRNA को अपने साथ पकड़ लिया। अब जब पेप्टाइड ने siRNA को अपने साथ पकड़ लिया तो नीचे siRNA का बैंड डिसअपीयर हो, ठीक है। और जैसे ही siRNA का बैंड डिसअपीयर हुआ, हमने कहा कि अब ये शो कर रहा है कि पेप्टाइड इज कंप्लीटली बाइंडिंग टू द siRNA। गॉट इट, ठीक है। और उसमें हमें दो, असल में अब इसमें तीन चीजें हैं, तीन या चार चीजें। मैं अगेन कहता हूँ साइंसदान बहुत ही अजीब तरह के लोग होते हैं। उनको कम्युनिकेशन का बड़ा प्रॉब्लम होता है साइंसदानों को, और वो दे आर नॉट ट्रेन्ड इन कम्युनिकेशन इन फैक्ट, ठीक है। अब एक ही चीज को डिफाइन करने के आप जब लिटरेचर पढ़ोगे तो चार चीजें नजर आए। रेशो जो है वो कहीं लिखा होगा मोल टू मोल रेशो, कहीं लिखा होगा वेट टू वेट रेशो, कहीं लिखा होगा N2P रेशो, ठीक है। लेकिन ये सारी की सारी सिर्फ यूनिट्स हैं जो कि डिस्क्राइब कर रहे हैं क्वांटिटी को पेप्टाइड की और siRNA। अगर आप पेप्टाइड को मेजर करते हैं वेट बाय वेट में, पेप्टाइड को वेट में मेजर करते हैं और siRNA को भी वेट में मेजर करते हैं तो हम उसको कहेंगे वेट बाय वेट रेशो। अगर आप पेप्टाइड को मोल में मेजर करते हैं और siRNA को भी मोल में मेजर करते हैं तो फिर हम कहेंगे मोल टू मोल रेशो। और अगर हम पेप्टाइड के नाइट्रोजन में वेट मतलब कंसीडर करते हैं और siRNA के फॉस्फेट कंसीडर करते हैं तो हम उसको कहेंगे N2P रेशो। Does this make sense? Yes. Okay. Yes, Now sir. let me go to the one more thing. Can you share my screen? Can you see my screen? Can No you- sir, Okay, let me see. now. Okay. Yes, sir. Yes, sir. No one. sir अब visible है। visible है। Okay. Now there is a lot of science behind it, but which I explain you later. फॉल में जाता हूँ मैं, इधर जाके प्रोटोकॉल्स में जाता हूँ, प्रोटोकॉल्स में जाके मैं ये जेल रिटार्डेशन ऐसे का प्रोटोकॉल निकालता हूँ। अब ये है बहुत आसान है, मैट्रिक के बच्चे को भी मैं समझा सकता हूँ। लेकिन मसला ये है कि इसको लग बहुत कॉम्प्लिकेटेड रहा है, ठीक है आसान, सिर्फ और सिर्फ बेसिक जो हमें बुनियादी चीजें हैं जो कि हमने पहले पढ़ी हुई हैं वो ही हैं, लेकिन हमें थोड़ा सा मुश्किल लगता है, ठीक है। अब वो मैं दिखाता हूँ कि क्या मैं कहना चाहता हूँ। यस, दिस इज द पेप्टाइड हियर इन माय केस C18R1HR4। तो इसमें अर्जिनिन कितने हैं बोलो? अर्जिनिन कितने हैं? 5। तो मैंने इधर लिख दिया नंबर ऑफ आयनाइजेबल नाइट्रोजन कितने हो गए? 5. और नंबर ऑफ फॉस्फेट सर अर्जिनिन तो 4 नहीं है। R1 भी अर्जिनिन है, ठीक है। यहाँ पर 4 है और उसके साथ एक ये हो गया, 5 हो गया, ठीक है। अगर मैं आगे जाऊंगा तो मेरे पास जो सीक्वेंस है बेसिकली मैं सिर्फ अर्जिनिन को चेंज कर रहा हूँ। एक है C18HR4, फिर बाद में R1 कर देता हूँ, फिर R2 कर देता हूँ, फिर R3 कर देता हूँ, फिर R4 कर देता हूँ, फिर R5 कर देता हूँ। मैं क्योंकि अर्जिनिन का इफेक्ट चेक करना चाह रहा हूँ कि अगर मैं अर्जिनिन बढ़ाता हूँ तो उसका siRNA की बाइंडिंग एफिनिटी, सीरम स्टेबिलिटी पे क्या फर्क पड़ता है। बट दैट इज नॉट माय टॉपिक राइट नाउ। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज प्रोटोकॉल समझाना चाह रहा था आपको कि N2P रेशियो 0 है, नंबर ऑफ आयनाइजेबल नाइट्रोजन 5 है, फॉस्फेट हर केस के अंदर 28 है, वॉल्यूम ऑफ siRNA जो मैं यूज कर रहा हूँ दैट इज 20 माइक्रोलीटर, और जो कंसंट्रेशन siRNA की कॉम्प्लेक्स के अंदर है वो 800 नैनोमोलर है।
सैलीन मैंने यूज किया, जो नॉर्मल पानी होता है सैलीन, यानी कि 0.9% सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन, वो 30 माइक्रोलीटर है, और वॉल्यूम ऑफ पेप्टाइड 0 है। अब पेप्टाइड अगर 0 हो गया, 0 डिवाइडेड बाय 48 क्या रेशो बनेगी बताओ? जस्ट सेइंग जीरो सर। दैट इज 0, अगेन इन दिस केस 0, ठीक है, ये 0 आ गया। अब कंसंट्रेशन ऑफ द पेप्टाइड क्या है, वो ये है। वॉल्यूम ऑफ द कॉम्प्लेक्स कितना है, 50 है, उसमें से मैंने 30 माइक्रोलीटर यूज करना है। स्टॉक की कंसंट्रेशन 4 है। अब ये चीजें आपको भी समझने की जरूरत नहीं है, ये समझ आ जाएंगी, बिकॉज दीज आर नॉट डिफिकल्ट थिंग्स। बट आई वाज ट्राइंग टू से कि इस तरीके से मैंने जब एक्सपेरिमेंट किया तो बेसिकली मैंने क्या किया, मैंने 20 माइक्रोलीटर SiRN लिया, उसके अंदर 30 माइक्रोलीटर सैलीन डाला, ठीक है, और उसके अंदर 0 माइक्रोलीटर पेप्टाइड डाला एक एप एंड ऑफ के अंदर। एप एंड ऑफ कैसी नजर आती है, मैं आपको दिखाता हूँ एप एंड ऑफ कैसी नजर आती है। लेट मी शो यू द एप एंड ऑफ। छोटी सी Sir, ट्यूब, I have a question. ये एप एंड ऑफ है बेसिकली, मैं आपको दिखा देता हूँ एप एंड ऑफ कैसी होती है। एक सेकंड, मैं क्वेश्चन, ये आपने किसने देखा है कि आप इसके हाथ में एक छोटी सी ट्यूब है? कैन यू सी दैट? यस सर। दिस इज Yes, कॉल्ड sir. दिस इज कॉल्ड व्हाट? एप एंड ऑफ, ठीक है, ये एप एंड ऑफ है। अब मैं ये पाइपेट टिप्स पड़ी हुई हैं, ये पाइपेट टिप्स पड़ी हुई हैं, और ये हाथ में मेरे पाइपेट है, ठीक है। तो अगर इसके ये 10 माइक्रोलीटर की पाइपेट है, 10 माइक्रोलीटर इससे मेजर कर सकते हैं। एक होगी 100 माइक्रोलीटर की पाइपेट, एक होगी 200 माइक्रोलीटर की पाइपेट, और एक होगी 1000 माइक्रोलीटर की पाइपेट। तो मुझे चूंकि अपने एक्सपेरिमेंट में 20 माइक्रोलीटर, 30 माइक्रोलीटर और पेप्टाइड अगर हम देखें, किसी केस के अंदर पेप्टाइड जो है वो 4.8 माइक्रोलीटर है, किसी केस में 9.6 है, 1.92 है, 4.80। तो ये वाली मैं जब मेजरमेंट करूंगा तो मैं 10 माइक्रोलीटर वाली पाइपेट यूज करूंगा, जब मैं ये वाली यूज करूंगा तो मैं 100 माइक्रोलीटर वाली पाइपेट यूज करूंगा। ये करनी है तो तभी मुझे 50 या 100 माइक्रोलीटर वाली पाइपेट यूज करनी है, ठीक है। अब क्वेश्चन मुझे बताओ। क्वेश्चन आपने बताओ। कहा था नंबर ऑफ नाइट्रोजन, मतलब उसमें हिस्टिडीन और आर्जिनिन दोनों है अमीनो एसिड्स कॉम्प्लेक्स में। दैट इज वेरी तो नंबर ऑफ आयनाइजेबल नाइट्रोजन आइटम्स आपने कहा सिर्फ 5 है, तो हिस्टिडीन के नाइट्रोजन को कंसीडर। आप हिस्टीडीन का पीकेए चेक करेंगे, नॉर्मल फिजियोलॉजिकल पीएच के ऊपर वो आयनाइजेबल नहीं होता, ठीक है, लेकिन जब एसिडिक पीएच हो जाती है तो वो आयनाइज हो जाता है, ठीक है। तो नॉर्मल पीएच के ऊपर वो आयनाइज नहीं होता, यानी कि हम फिजियोलॉजिकल फ्लूइड की बात करें, फिजियोलॉजिकल फ्लूइड के ऊपर आर्जिनिन ही आयोनाइजेबल होगा। लेकिन अगर मैं प्रोस्टेट कैंसर के अंदर काम कर रहा हूँ, तो प्रोस्टेट कैंसर के अंदर या फिर एंडोसोम्स के अंदर काम कर रहा हूँ, यही मेरा हाइपोथेसिस है बेसिकली कि जो एंडोसोम्स के अंदर एसिडिक पीएच होती है, तो प्रोटॉन जो है, हिस्टिडीन जो है वो प्रोटोनेटेड हो जाएगा, जो कि एंडोसोमल एस्केप में हेल्प करेगा। बट नाउ दिस इज टू मच कॉम्प्लिकेटेड, इट विल गो आउट ऑफ योर हेड एट दिस मोमेंट। आई डोंट वांट यू टू लीड इनटू दैट थिंग फर्स्ट। मैं आपको ये स्टेटमेंट समझाना चाह रहा था जो कि मेरे लिए इंपॉर्टेंट थी समझाना, वो ये थी, ये वाली स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट at peptide siRNA weight by weight ratio of 10:1 or N to P ratio of 13.6, almost all peptides showed complete binding with siRNA. So how do you know? Now you know कि वो किस तरह का एक्सपेरिमेंट था जिससे हमने डिटरमिन किया ये वाली स्टेटमेंट। Do you know? Do you know? Yes, sir. सर मैंने पूछना था कि नाइट्रोजन टू फॉस्फेट रेशियो, आपने कहा था कि जब ये आती है तो ये होता है, मतलब जितना नाइट्रोजन हमने यूज किया और जितना फॉस्फेट उसको डिवाइड करके वो निकलती है। Yes. तो यहाँ पे तो नहीं ये। मैं दिखा देता हूँ। N to P रेशियो का बुनियादी, बल्कि इसी पेपर के अंदर ही आगे जाके उसने दिखा भी दिया है कि इसका फार्मूला क्या होता है N to P रेशियो का, ठीक है। और यहाँ पर इसने साइबर ग्रीन ऐसे यूज किया है, हम साइबर ग्रीन ऐसे नहीं यूज करते, बल्कि हम दोनों यूज कर किए जाते हैं, दोनों ही एक्सपेरिमेंट यूज किए जाते हैं। एक साइबर ग्रीन ऐसे, लेकिन साइबर ग्रीन तरफ वो है नया है थोड़ा सा कंपैरेटिवली, और जेल रिटार्डेशन ऐसे स्टैंडर्ड ये है। N/P क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पेप्टाइड इनटू नंबर ऑफ नाइट्रोजन, एंड P क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ siRNA इनटू 48, ठीक है। और ये जो मैंने एक्सपेरिमेंट करके ये जो प्रोटोकॉल बनाया हुआ है, ये बिल्कुल इसी एक्सपेरिमेंट, इसी चीज से ये वाला फार्मूला जो बना है, ये उसी फार्मूले से बना है, ठीक है। अभी मेरा इस वक्त
टॉपिक जो है वो कंसंट्रेशन समझाना नहीं है, लेकिन जब मैं आपको पेप्टाइड सिंथेसिस सिखाऊंगा आगे चलकर तो आपको ये कंसंट्रेशन वाली चीज ऐसे हलवा लगेगी, मलाई लगेगी आपको, क्योंकि ये मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, मोलैलिटी, ये सारी चीजें आप लोगों ने पढ़ी हुई हैं, रेलेवेंट अभी आपसे नहीं है, तो मैं अभी आपके साथ ये डिस्कस नहीं कर रहा। लेकिन जब मैं पेप्टाइड सिंथेसिस पढ़ाऊंगा आपको, कंसंट्रेशंस के बारे में बताऊंगा कि किस तरह से हम एक्सपेरिमेंटली, यूजुअली जब हम रियल एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो मैं सीधी सी बात है, मतलब कोई रॉकेट साइंस नहीं है, पेप्टाइड पकड़ा, एसआईआरएनए पकड़ा, नमकीन पानी में डाला और उसको उसमें से जेल लोडिंग डाई डाली, जेल लोडिंग डाई डाल के उसको निकाला, निकाल के वेल के अंदर डाल दिया, और वेल यानी कि वो जो जेल है, जेल के अंदर वेल बना होता है, उस वेल में डाला, और उसके बाद मैंने मशीन चला दी। जैसे ही मशीन चलाई तो एंड पे मुझे वो चल जाएगी, मुझे कुछ नजर नहीं आएगा। मैं उसको लेके जाऊंगा एक मशीन के ऊपर जहां पर मुझे वो जेल नजर आए, ठीक है। मतलब जब जेल चल जाती है तो हमें कुछ नजर नहीं आता, खाली पड़ी होती है। जी सर। लेकिन एक खास मशीन होती है जिसको हम बायोरैड इमेजर कहते हैं, उस इमेजर के अंदर जब हम उस जेल को रखते हैं तो हमें वो बैंड नजर आ जाता है, और फिर हम उसी मशीन के जरिए से ये फोटो बनाते हैं जो मैंने फोटो आपको दिखाई। Excuse me, sir. Sir, I have a question. Sir, what are the limitations of gel retardation ऐसे, मतलब इससे मतलब हम कौन सी चीजें नहीं डिटेक्ट कर पाते, मतलब ये हर मतलब एक प्रोसीजर की एक लिमिटेशंस होती है। सर, व्हाट इज द लिमिटेशंस ऑफ जेल रिटार्डेशन? जेल रिटार्डेशन ऐसे बहुत बड़ा काम कर सकता है, ठीक है। अब ये प्रोटियोमिक्स में भी यूज होता है, जीनोमिक्स में भी यूज होता है, दोनों। प्रोटीन्स में भी यूज होता है क्योंकि प्रोटीन्स के ऊपर भी अमीनो एसिड्स होते हैं और अमीनो एसिड्स के ऊपर चार्ज होता है, और न्यूक्लिक एसिड्स के अंदर न्यूक्लिक एसिड के ऊपर चार्ज होता है। तो जो भी चीज चार्ज होगी, चाहे वो प्रोटीन है या न्यूक्लिक एसिड है, वो उसमें उसमें हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। और अब लिमिटेशंस के हवाले से आई एम नॉट श्योर कि क्या क्या लिमिटेशंस हो सकती हैं इसकी, बट आई नो what I know is that gel retardation assay is used in lot of things. Western blotting experiment में भी हम gel retardation assay यूज करते हैं, PCR करना होता है हमें, उसके अंदर भी जेल यूज करते हैं। तो जेल जो है किसी भी वेट लैब के अंदर जेल चलाना एक रूटीन चीज है। जेल चलाना मतलब बेसिकली हम जार्गन ये होता है, आई एम रनिंग ए जेल, आई एम रनिंग ए जेल, राइट। तो as we dig deep into it, you can, because I'm sorry, I cannot answer this question right now. What are the limitations of gel retardation experiment? But one thing is important, which is very important to know, is that कि जेल रिटार्डेशन ऐसे के साथ साथ एक और ऐसे भी किया जाता है जो कि उसके डाटा को वैलिडेट करता है, उसको हम साइबर ग्रीन ऐसे कहते हैं, SYBRGREEN, साइबर ग्रीन ऐसे, ठीक है। अभी मैं पढ़ाता हूँ, अभी मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो आम तौर पर जब कभी भी हम साइंस करते हैं तो साइंस करते हुए हम एक एक्सपेरिमेंट से कंक्लूड कुछ नहीं करते, बल्कि हम वेरीफाई करते हैं उसी एक्सपेरिमेंट को किसी और तरीके से डिजाइन करके। जैसे मिसाल के तौर पर दूसरी एग्जांपल देता हूँ, हमने चेक करना होता है कि SIRNA सेल के अंदर चला गया कि नहीं गया, ठीक है। SIRNA सेल के अंदर चला गया कि नहीं गया। अब उसके लिए हमारे पास दो एक्सपेरिमेंट्स हैं, एक को हम कहते हैं कन्फोकल माइक्रोस्कोपी और दूसरे को हम कहते हैं फ्लोरेसेंट एक्टिवेटेड सेल सॉर्टर फ्लो साइटोमेट्री ऐसे। यानी कि दो चीजें होगी, मुश्किल लगता है, कॉम्प्लिकेटेड टर्म्स लगती हैं, इतनी कॉम्प्लिकेटेड है नहीं। कन्फोकल माइक्रोस्कोपी और फैक्स ऐसे या फ्लो साइटोमेट्री, दोनों एक ही काम कर रहे होते हैं। फ्लो साइटोमेट्री भी वही काम कर रहा होता है जो कि कन्फोकल माइक्रोस्कोपी कर रहा होता है। फ्लो साइटोमेट्री क्वांटिटेटिवली डेटा को दिखा रही होती है, और जो कन्फोकल माइक्रोस्कोपी होती है वो विजुअली डेटा को दिखा रही होती है। तो बेसिकली हम ये डिटरमिन कर सकते हैं कि ये जो चीज है ये सेल के अंदर घुस गई है कि नहीं गई है, जो कि मैं अभी आपको आगे डिस्कस कराऊंगा। आज के दिन मेरा सिर्फ ये क्वेश्चन था जो कि मैं सारा को समझा रहा था। सर ये साइबर ग्रीन ऐसे की आगे से दोनों टाइप्स होंगी, फ्लो साइटोमेट्री No, 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 और no, 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 जो no, 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 you didn't listen me properly. What I said is that uh, we have always two experiments to validate one hypothesis, ठीक है। मतलब एक हाइपोथेसिस मेरा ये है कि SIRNA is binding with peptide. I determined it through gel retardation assay, okay.
I can also do the same binding affinity experiment using cybergreen assay. Got it? Then I gave you an example कि मैंने cellular uptake check करनी है. Cellular uptake, I want to know whether siRNA is entering into the cells or no, right? Then in that case, I have two experiments. One is called confocal microscopy and other is called flow cytometry. Both do the same things. One do quantitatively and other do qualitatively. जेल रिटार्डेशन जो कर रहा है अभी वो क्वालिटेटिव एक्सपेरिमेंट है. क्वालिटेटिव मतलब हम विजुअलाइज कर सकते हैं उसको, ठीक है. और जब हम साइबरग्रीन ऐसे इस्तेमाल करते हैं तो वो क्वांटिटी देता है, वो क्वांटिटेटिव ऐसे होता है, ठीक है. सिमिलरली कन्फोकल माइक्रोस्कोपी देखते हैं तो वो विजुअली हमें दिखाता है, लेकिन उसको अगर हमने क्वांटिफाई करना हो तो फिर हम फ्लो साइटोमेट्री यूज करते हैं, ठीक है. हम इसके ऊपर मजीद चलेंगे. अभी फिलहाल मैं आपको ज्यादा ओवरवेलम नहीं करना चाहता, इतनी मुश्किल बातें बताकर आपको साइंस से दूर नहीं करना चाहता, आपको घबराना नहीं चाहता, परेशान नहीं करना चाहता. सर एक क्वेश्चन था. जी. सर जब हम ये जेल रिटार्डेशन में टेक्निक यूज करते हैं तो इसमें जेल भी हम लोग खुद प्रिपेयर करते हैं या मतलब हमें मैन्युफैक्चर्ड जेल मिलती है फॉर स्पेसिफिक पर्पस? बड़ा जबरदस्त सवाल क्योंकि पूछा. हम लोगों ने मतलब हाँ, हम लोगों ने हाँ कंप्लीट करो क्वेश्चन. फायदा आप कंप्लीट करें क्वेश्चन. फायदा कंप्लीट द क्वेश्चन. सर मतलब सर जब हमने मतलब टेक्नो में प्रैक्टिकल्स किए थे. जी सर आवाज आ रही है? हाँ. सर मतलब जब हमने टेक्नो में जेल्स और इस फिल्म्स वगैरह बनाई थी तो पॉलीमर्स को जोड़ के इस तरह हमने खुद बनाया था. तो यही पूछना चाह रही थी कि जब हम इस तरह यूज करते हैं जेल को खुद हम लोग अपने लिहाज से मॉडल करके कि हमें एक स्पेसिफिक टाइप के पॉलीमर्स ऐड करके स्पेसिफिक टाइप की जेल प्रिपेयर करनी है या फिर हमें ऑलरेडी प्रिपेयर्ड जेल मिल जाती है और उस पर सिर्फ हमने अपना siRNA वगैरह ऐड करके तो अपना एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना है. मैं इसका जवाब दे देता हूँ. पैसा नहीं गा तो जेल आपे बनाओ, पैसा हैगा तो जेल बायोरेडिकल खरीद लो, ठीक है. सिंपल, ठीक है. अगर किसी प्रोफेसर के पास ग्रांट है, पैसे हैं, जैसे मैं जो वेस्टर्न ब्लॉटिंग एक्सपेरिमेंट करता हूँ तो प्रीपेड जेल्स आती हैं जो कि फ्रिज में पड़ी हुई होती हैं और उनको हम सिर्फ उसका रैप खोलते हैं. रैप खोल के उसके अंदर वेल भी बने होते हैं ऑलरेडी, उसके अंदर सिर्फ टिक 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 करके तो क्या कहते हैं चीजें डालते हैं और बाद में मशीन चलाकर वापस जाके कॉफी शॉफी पी के आते हैं. असल जब हमारा दिल धक धक कर रहा होता है वो होता है जब हमने डेटा को देखना होता है, ठीक है. तो लेकिन अब शुरू में, यानी कि जब मैं शुरू में आया था इधर एक्सपेरिमेंट लैब में आया था तो मुझे इतना कीमती नहीं समझते. तो कहता मुंडा है फारे या मुंडा है नहीं पढ़ाना. तो मैंने कहता सी 2% एगरोज एथिडियम ब्रोमाइड जेल बनाओ. ठीक है जी, बना लेने इंदे की रोला हो. वो 2% एगरोज एथिडियम ब्रोमाइड जेल बनाना आप बना सकते हो, घर में अभी बना सकते हो अगर आपके पास एगरोज हो. एगरोज 2 ग्राम एगरोज लो, 200 ml पानी के अंदर हल कर दो उसको. मतलब एक कॉनिकल फ्लास्क लो, यानी कि जो कॉनिकल फ्लास्क होती है ना, कॉनिकल फ्लास्क के अंदर आप 2 ग्राम वे करके उसके अंदर डालो और 200 ml उसके अंदर पानी डाल दो, ठीक है. तो कितने परसेंट बन गई? 2 ग्राम इन 200 ml कितने परसेंट बन गई? 2%. हाँ, 2 ग्राम इन 200 ml कितने परसेंट? सर 0.2. 2 ग्राम इन 200 ml. सर 0.1. हाँ, क्यों हो गया? 1 ग्राम इन 100 ml हो गया ना. 2 over 200 इज इक्वल टू 1 over 100. 100%. ਅੱਜ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕਨਸੈਪਟ ਮੈਂ ਸਿੱਧੇ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਪੱਧਰੇ ਸਿੱਧੇ ਕਰਨੇ ਨੇ. ਸਾਇੰਸ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਖਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੜੀ ਸਿੱਧੀ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ. ਉਹ ਭਾਈ 2 ਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ 200 ml 200 ml ਚ 2 ਗ੍ਰਾਮ ਪਾਓਗੇ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ 1 ਗ੍ਰਾਮ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ 100 ml ਚ, ਤੇ 1/100 ਨੂੰ 1% ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ. % ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਰ 100. 1% is 100. So 1% जेल, 1% एगोरोज जेल, ठीक है. तो मैं ये कह रहा था कि उसको 2 ग्राम को जब हम 200 ml के कॉनिकल फ्लास्क में डालते हैं फिर उसको ओवन में डाल देते हैं. ओवन में मतलब उसको बॉयल करते हैं. गर्म हो जाता है जब 3 मिनट के लिए उसको गर्म करते हैं. गर्म करने के बाद उसको थोड़ा सा हिलाते हैं. हिलाने के बाद उसको जेल कास्टिंग अपरेटस होता है उसके अंदर डाल देते हैं. जेल कास्टिंग अपरेटस में जब डालते हैं तो 15 मिनट वेट करते हैं तो वो जेल बन जाती है. उसके अंदर कॉम्स पहले रखते हैं. कॉम्स जब रखते हैं पहले, कॉम्स का मतलब क्या होता है?
कंघी कह लो, सीधी गल कंघी 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 अगर आप जेल के अंदर घुसा के रखोगे तो कंघी के छोटे छोटे, और कंघी को जब बाहर निकालोगे तो उसमें छोटे छोटे वेल्स बने हुए, राइट, और उन्हीं वेल्स के अंदर हमने अपनी चीजें डालनी है। गॉट इट? समझ आ गई बात? और फिर जल चलाएंगे, जल चलाने के बाद इस तरह की तस्वीर नजर आएगी, इस तरह की। अब यही एक्सपेरिमेंट मैंने अगले वाले पे किया, फिर यही एक्सपेरिमेंट मैंने अगले वाले पेप्टाइड पे किया, फिर यही एक्सपेरिमेंट मैंने अगले वाले पेप्टाइड पे किया, फिर यही एक्सपेरिमेंट मैंने अगले वाले पेप्टाइड पे किया। ठीक है, अब अगला एक्सपेरिमेंट आ जाता है सीरम स्टेबिलिटी एक्सपेरिमेंट, जो कि बहुत मजे का एक्सपेरिमेंट है यही चीज, लेकिन बहुत मजे का एक्सपेरिमेंट है। मैं आपसे सिर्फ ये जानना चाहता हूँ अभी कि मुझे ये बताओ कि आपके साथ आपको जो मैंने अभी ये वाली स्टेटमेंट दी है, शेयर स्क्रीन करके दिखाता हूँ कि ये वाली जो स्टेटमेंट आपको अभी मैंने पढ़ाई है, इसको बंद करो भाई, ये कहाँ से बंद होता है, इसको मैं बड़ा करूँ किसी तरह से। ओके, ये स्टेटमेंट मैंने पढ़ाई है आपको। कितनी कॉम्प्लिकेटेड आर्टिकल लगता था, है ना? लगता था ना? बताओ, बोलो। यस सर, लगता था। ये वाली जो स्टेटमेंट है एट तो पेप्टाइड, प्लीज श्योर है, मुझे आवाज नहीं आती, आप मेहरबानी करके बंद ही रहने दें। क्या बात कर रहे हो भाई? हेलो, आर यू टॉकिंग टू मी? हेलो, सॉरी। ओके, sorry. At peptide siRNA weight by weight ratio of 10:1, N to P ratio 13.6, almost all peptides showed complete binding with siRNA. ये बात समझ में आ गई कि नहीं आई? आ गई है सर। यस सर। पहले औखी लगती सी। सर पहले ये तो पता था एक्सपेरिमेंट कोई डिजाइन किया है, बट ये नहीं पता था कौन सा एक्सपेरिमेंट है। अब पता आपने चल क्लियर कर। अब पता चल गया। अब कोई भी पेपर पढ़ोगे इससे रिलेटेड और वहां पर बाइंडिंग अफिनिटी की बात समझ में आए तो बाइंडिंग अफिनिटी को बेसिक कंसेप्चुअली अंडरस्टैंड कर लो। बाइंडिंग अफिनिटी का मतलब ये है कि वी वांट टू डिटरमिन कि वेदर siRNA इज बाइंडिंग विद पेप्टाइड और नॉट, वेदर अ पॉलीमर इज बाइंडिंग विद पेप्टाइड और नॉट। मतलब सिर्फ पेप्टाइड यूज नहीं किया जा रहा है siRNA को डिलीवर करने के लिए, कोई पॉलीमर भी यूज किया जा सकता है, जैसे पॉलीइथाइलेमाइन यूज किया जा सकता है, या कोई डेक्स्ट्रॉन यूज किया जा सकता है, कोई भी पॉलीमर यूज किया जा सकता है। हर वो चीज यूज की जा सकती है जिसके अंदर पॉजिटिव चार्ज होगा, क्योंकि siRNA के अंदर क्या है? नेगेटिव चार्ज। तो इसको बाइंड कराने के लिए हमें पॉजिटिव चार्ज, तो कोई भी ऐसा पॉलीमर जिसके अंदर पॉजिटिव चार्ज है अमीनो एसिड समेत, उसको हम यूज कर सकते हैं उसको डिलीवर करने के लिए siRNA के अंदर, सॉरी सेल के अंदर। दैट मेक सेंस? यस सर। यस सर। अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई मुझे ये बताओ कि ये बाइंडिंग एफिनिटी एक्सपेरिमेंट क्या होता है, इमरान खान कुछ समझ में आया या सर से गुजर गया? Yes. हाँ, समझ में आ गया? फायजा खालिद आपको समझ में आया? गौहर आपको समझ में आया है? Yes, sir. गौहर आपको समझ में आ गया है? यार एक तो रिस्पॉन्ड नहीं करते, चलो कोई बात नहीं। सर मेरा एक क्वेश्चन था। पूछो। सर ये जो जेल कास्टिंग या प्रिंटर्स आपने बताया है, जिसमें आप कह रहे थे कि मतलब जेल बना के इसमें हम डाल देते हैं, तो बाद में अगर हमने जेल फर्दर यूज जैसे करना हो तो वो फिर इसमें से सेपरेट करते हैं? देखो क्वेश्चन ठीक नहीं है। पहली बात तो ये है कि जेल जब हम गर्म कर लेते हैं ना, पानी और एगरोज को गर्म कर लेते हैं तो फिर वो पानी ही होता है। कास्ट करने के बाद वो जेल बन जाता है। अब उस जेल को आप इस्तेमाल करने के बाद फ्रिज में रख सकते हो, 6 महीने के लिए भी रख सकते हो अगर आपको इसको दोबारा विजुलाइज करना हो। लेकिन हमें नहीं करना होता, हमें सिर्फ ये फोटो चाहिए होती है, फोटो पकड़ने के। और इसमें एथिडियम ब्रोमाइड भी डाला जाता है, उसकी भी पीछे साइंस है कि एथिडियम ब्रोमाइड क्यों डाला जाता है। तो बेसिकली 1% agarose ethidium bromide gel is used for most of the nucleic acid experiments. ठीक है, 1% agarose ethidium bromide gel। और ethidium bromide कार्सिनोजेनिक होता है। कार्सिनोजेनिक मतलब ये कैंसर कॉज करता है। तो इसको इस्तेमाल करने से पहले आपको एक सेफ एनवायरनमेंट चाहिए होता है। यू कैन नॉट यूज इट, पाकिस्तान में तो हम यूज कर लेते हैं लेकिन यहाँ पर सेफ्टी का बहुत ख्याल किया जाता है। तो हमें एक बाकायदा इथिडियम ब्रोमाइड सेफ्टी कैबिनेट होता है जिसके अंदर हम वो एक्सपेरिमेंट करते हैं।
ठीक हो गया? एक्सक्यूज मी सर, सर पॉलीएक्रिलामाइड जेल भी यूज होती है, मैंने सुना था पॉलीएक्रिलामाइड जेल। बिल्कुल पॉलीएक्रिलामाइड जेल भी यूज होती है, लेकिन ज्यादातर जो हमारी लैब के अंदर जो हम यूज करते हैं वो एगरोस जेल यूज करते हैं, और वो भी 1 to 2% एगरोस जेल यूज करते हैं, और वो वेरी करता है फ्रॉम एक्सपेरिमेंट टू एक्सपेरिमेंट। ठीक है, बिकॉज द डिजाइन ऑफ द एक्सपेरिमेंट इज द एक्चुअल साइंस। ठीक है, और ये जब आप इधर आओगे, टेक्निक सीखना कोई मसला ही नहीं है। टेक्निक आप इधर आओगे, पहली दफा मैं आपको आऊंगा, मैं एक्सपेरिमेंट करवाऊंगा, अगली दफा आप आके करते जाओगे मेरे पास। मैं कहता हूँ अनपढ़ बंदा भी आ जाए तो उसको मैं कहूंगा कि ये चीज इसमें मिक्स करनी है, ये चीज इसमें मिक्स करनी है, और ये काम करना है, वो कर देगा। ठीक है, लेकिन ये क्यों करनी है, इसके पीछे साइंस क्या है, वो समझाने के लिए मुझे साइंसदान समझाना बनाना पड़ेगा। वो मुझे बताना पड़ेगा कि भाई ये पॉजिटिव चार्ज ऐसा ही नेगेटिव चार्ज ऐसा ही आरएनए के अंदर है, सेल मेम्ब्रेन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। अब मैं ये कैसे समझाऊं कि ये सेल मेम्ब्रेन के अंदर नेगेटिव चार्ज होता है? वो तो एफएससी से हम पढ़ रहे हैं कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर नेगेटिव चार्ज होता है। और सेल मेम्ब्रेन के अंदर नेगेटिव चार्ज क्यों होता है, ये अगला क्वेश्चन है। या एमन क्वेश्चन है आपके पास, पूछिए। यस सर। सर मतलब मुझे अब तक जो समझ आया है बेसिक, अगर मैं आपको बताऊं तो आपने बताया था कि ये वाला जो है इलेक्ट्रोफोरेसिस की टेक्निक पे बेस करता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। ऐसा यार ये नेगेटिव है, हम पेप्टाइड रखेंगे पॉजिटिव के साथ, जितनी ज्यादा उसकी बाइंडिंग होगी उसकी बेस पे हम उसका मतलब निकाल सकते हैं रिजल्ट्स की, इनकी बाइंडिंग N2P रेशियो। तो सर मुझे वेल्स में जब हमने एक्सपेरिमेंट करना है तो हमने ऐसा ही आरएनए वेल्स में डालना है उसके जेल के, तो सर फिर पेप्टाइड कहाँ पे हम एंटर करेंगे? मिक्स करते हैं ना, मिक्सचर बनाते हैं, पेप्टाइड और एसआईआरएनए का मिक्सचर बनाते सर मिक्सचर बनाएंगे तो वो मूवमेंट उन दोनों की साथ मूवमेंट चेक करेंगे? हैं जी। ये मुझे थोड़ा क्लियर नहीं हो रहा। एपेंडॉफ है, उसमें हर एपेंडॉफ के अंदर एसआईआरएनए कांस्टेंट है। ठीक है, पेप्टाइड पहले वाली एपेंडॉफ में थोड़ा है, उसके बाद थोड़ा सा और बड़ा, फिर 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 थोड़ा सा और बड़ा, उसके पीछे कैलकुलेशंस की जो कि मैंने प्रोटोकॉल दिखाया आपको, उसके मुताबिक। ठीक है, और उसके मुताबिक मैं आपको दिखा देता हूँ शेयर स्क्रीन करके दोबारा से दिखा देता हूँ। ये प्रोटोकॉल है ये। अब इसको जरा गौर से देखो ना कि हो क्या रहा है। यहाँ पर पेप्टाइड का वॉल्यूम कितना है, बोलो बोलो, कितना है पेप्टाइड का वॉल्यूम? 0 है। 0। यहाँ पर कितना हो गया? 1.92। नहीं, यहाँ पर 4.80। 4.80। फिर कितना हो गया? 9.60। और इसकी कंसंट्रेशन कितनी है? 400 नैनोमोलर। यस सर। ठीक है, यहाँ पर ये 40,000 नैनोमोलर हो गया, और इसका वॉल्यूम 1.92 है। अब ये मैंने फार्मूले यहाँ पर बनाए हुए हैं कि ये 0.4, अब सबसे ज्यादा कंसंट्रेटेड कौन सा होगा? 40 नैनोमोलर, 40 मिलीमोलर वाला, जो कि 40 मिलियन नैनोमोलर है। ये 4,000 नैनोमोलर है, ये 400,000 नैनोमोलर है, ये 40 नैनोमोलर है। इस सारी चीज को समझने के लिए इतना कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत नहीं है, सीधी सीधी गल है भाई। ऐसे थोड़ा है, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाई जा रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता हम बढ़ाई जा रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। बढ़ाई जा रहे हैं। और हर वेल के अंदर जो SIRNA है वो 20 माइक्रोलीटर ही है, सेम रहेगा। वो सेम रहेगा, और उसकी कंसंट्रेशन भी सेम रहेगी। ठीक है, यस सर। अब समझ आ गई बात? जी सर, बस ये कंफ्यूजन थी कि वो मिक्स करके डालें या लैदा लैदा डालें। अब मिक्सचर बनाएंगे, हम मिक्सचर बनाते हैं, और ये सीधा पानी पानी इसी तरह से, और यही वो पानी होता है जो कि टीका लगाते हैं वैक्सीन के तौर पर, वैक्सीन के तौर पर यही पानी हमने बनाना है बेसिकली। यही इधर से मतलब हमें लगता है कि पता नहीं क्या चीज बना दी है, और पानी सैलिन होता है, उसके अंदर ऐसे ही आयरन डालते हैं, उसमें पेप्टाइड डालते हैं, मिक्स करके तो सेल को दे देते हैं। सेल के बाद में देखते हैं सेल के साथ क्या हुआ, और सेल के अंदर क्या क्या कुछ होता है और कैसे कैसे हम चेक करते हैं, यह भी एक पूरी साइंस है, जो कि मैं पूरे कोर्स में ट्राई पूरी करूंगा आपको सिखाने की, आहिस्ता आहिस्ता। एक दिन में साइंसदान मैं किसी को नहीं बना सकता। ठीक है, थोड़ी थोड़ी डोज ले लो, और थोड़ी थोड़ी डोज लेकर आगे आगे चलेंगे। ठीक है, लेकिन जब आपको ये बेसिक टेक्निक्स पता होगी, और जब आप अमेरिका में आओगे तो इतने, और वो जब पहले ही फार्म बता दोगे तुम उसको साइंसदान को। अब तो मतलब माशाल्लाह मोहम्मद अली तो एमफिल है, और नौरीना यहाँ पर है हमारे साथ, वो भी एमफिल है, उन्होंने बहुत ज्यादा काम किया, तो मे बी शी विल बी नोइंग ऑल दिस स्टफ। बट जो 6 सेमेस्टर 8 सेमेस्टर के बच्चे हैं, उन्होंने इलेक्ट्रोफोरेसिस तो पढ़ी है। ठीक है, पर ये इलेक्ट्रोफोरेसिस काम किस आती है, ये उनको अब पता चलता है। ठीक है, उन्होंने मोल तो पढ़ा हुआ है, पर ये मोल काम किस तरह से होता है, मोलैरिटी पढ़ी तो ये है, लेकिन इस मोलैरिटी का रियल लाइफ में फर्क फायदा क्या है, वो समझ में आता है इस तरह से। ठीक है, मेक सेंस?
यस सर। ऑलराइट ही, चैलेंज। दूसरी बात आगे करते हैं। लेट मी गो अहेड। आगे आप लोग ब्रेक लेना चाहोगे या अभी ही आगे चलूं? कंटिन्यू करूं, ब्रेक नहीं लेनी? नींद तो नहीं आ रही? नो सर। नो सर। लो जी, फिर हम आगे चल रहे हैं। अगला मसला मेरा ये था, मैं ये जानना चाहता हूं कि ये SIRNA है, ये सीरम के अंदर स्टेबल है कि नहीं। यानी कि मैं SIRNA टीका लगाता हूँ, SIRNA को टीका लगाता हूँ, तो टीका लगाने के बाद मुझे ये पता चले कि ये ब्लड के अंदर सरवाइव करेगा या टूट जाएगा। क्योंकि मुझे पता है कि ब्लड के अंदर न्यूक्लियेसेस होते हैं। क्या होते हैं? न्यूक्लियसेस। अब न्यूक्लियेसेस नाम से नजर आ रहा है, न्यूक्लियेसेस मतलब एंजाइम्स जो कि न्यूक्लिक एसिड को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, एंजाइम्स दैट विल डिस्ट्रॉय द न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड। ये हमारा डिफेंस मैकेनिज्म है, ये हमारा क्या है, डिफेंस मैकेनिज्म है बेसिकली। ठीक है, ये न्यूक्लियस एंडोजेनस एंडोन्यूक्लियस जो कि हमारे ब्लड के अंदर पाए जाते हैं, दे आर एक्चुअली डिफेंस मैकेनिज्म। अगर कोई बाहर से ऑर्गेनिज्म आता है जिसके अंदर न्यूक्लिक एसिड है, ठीक है, बैक्टीरिया, उसके अंदर भी न्यूक्लिक एसिड है। ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं जो कि यानी कि सीरम के अंदर यूजुअली बहुत ज्यादा एंडोजेनस एंडोन्यूक्लियस पाए जाते हैं। तो हम जब कभी भी कोई न्यूक्लिक एसिड फॉरेन न्यूक्लिक एसिड डालेंगे तो बॉडी फौरन रिएक्ट करेगी और बॉडी उसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करेगी। But we do not want our SIRN to be destroyed in the serum. We don't want our SIRN to be destroyed in the serum because अगर SIRN सीरम में डिस्ट्रॉय हो गया तो फिर तो वो सेल तक ही नहीं पहुंचेगा। जिस सेल तक हम पहुंचाना चाहते हैं, ट्यूमर तक जहां पर पहुंचाना चाहते हैं वहां पर नहीं जा सकेगा। फिर अब क्या करें? अब हमें कोई एक्सपेरिमेंट डिजाइन करना पड़ेगा। एक्सपेरिमेंट, अब मैं बंदों को तो नहीं SIRN ट्राई करा सकता। चल भी मैं SIRN बनाया, मैं तेन दिना वेखना कि तेरे ब्लड च सर्वाइव करता है कि नहीं करता। आई मीन मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी तैयार होगा कि यार ये मैंने एक्सपेरिमेंटल दवाई बनाई है, ये मैंने तुम्हारे टीका लगाना है, तो क्या इजाजत दोगे मुझे टीका लगाने की? सॉरी भाई, मैंने अपनी जान बड़ी ये देगी, मैं नहीं लाना। तो फिर हमें क्या करना पड़ता है? पहले सेल्स पे काम करना पड़ता है। किस पे काम करना पड़ता है? बोलो। सेल्स पे, क्योंकि सेल्स तो अवेलेबल है भाई, सेल्स मर भी जाएंगे तो क्या, या फिर चूहों पे काम करना पड़ेगा। ठीक है, या फिर हमें मतलब जो मुख्तलिफ एनिमल्स हैं जो कि हम यूज करते हैं डिफरेंट जगहों पर, हम ज्यादातर चूहे यूज करते हैं। ठीक है, मतलब रैट्स यूज करते हैं, बीनो रैट्स वगैरह यूज करते हैं और उसके माउस मॉडल्स बनाते हैं। तो लेकिन एक चीज मुझे पता है कि सीरम, अगर यूजुअली जो सीरम जो होता है उसका 10% सीरम हमारी बॉडी के अंदर होता है। ठीक है, मतलब हम 10% सीरम के अंदर कोई चीज अगर सरवाइव कर जाती है, मेरे पास सीरम मैं आसानी से निकाल सकता हूँ। पहले मैं मुझे बता दूं सीरम होता क्या है। भाई ब्लड लो, किसी भी बंदे का अपना ही ब्लड ले लो और ये सेंट्रीफ्यूज मशीन में डालो उसको। ठीक है, ये हर लैब के अंदर हो रहा होता है, हर लैब के अंदर, जिस भी लैब को आप अपना ब्लड सैंपल देते हो वो ये कर रही होती है। ठीक है, वो आपका ब्लड जो होता है वो किसी एपेंडॉफ में डालते हैं, एपेंडॉफ में डालने के बाद सेंट्रीफ्यूज मशीन में उसको रगड़ा लगवाते हैं, मतलब उसको भगवाते हैं ऐसे करके, राइट, बहुत स्पीड से 4500 आरपीएम के अंदर या 3500 आरपीएम के अंदर वो स्पिन करता है। जब वो स्पिन करता है तो जो आरबीसी होते हैं वो नीचे सेडिमेंट करते हैं, यानी कि जितने भी सेल्स होते हैं सारे के सारे सेल्स किधर नीचे चले जाते हैं। ठीक है, और जो लिक्विड होता है वो ऊपर आ जाता है। ठीक है, और वो जो लिक्विड होता है जो ऊपर आ जाता है उसको हम सीरम कहते हैं। तो मुझे एग्जैक्टली डिफाइन करेगा व्हाट इज सीरम? सर ये जो ब्लड होता है उसमें एक्सेप्ट दी सेल जो ऊपर लिक्विड होता है उसको हम लोग कहें, जिसमें सेल की कोई भी कंसंट्रेशन मौजूद ना हो। हाँ। सेल जो है वो नीचे या तो क्लॉट हो जाते हैं या फिर नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं। तो बाकी चीज क्या बचती है? सीरम नहीं, लेकिन सीरम को डिफाइन, ये तो मैं देसी जुबान Serum, sir, serum is a fluid which contains no cellular contents and it is without clotting factors. विदाउट Clotting factors. यस, तो दैट इज व्हाट इट इज। तो हम ये आसानी से बना सकते हैं, बहुत आसानी से बना सकते हैं, अन्यथा बना सकते हैं। आप इंसान का ब्लड लो और उसका सीरम आसानी से बना सकते हैं, सिर्फ हमें सेंट्रीफ्यूज मशीन चाहिए होती है। ठीक है, सेंट्रीफ्यूज मशीन अगर हो तो हम सीरम बना सकते हैं, और ये सीरम हमें बना बनाया मिलता है। जो हम सीरम यूज करते हैं उसको फीटल बोवाइन सीरम कहते हैं। क्या कहते हैं? फीटल बोवाइन सीरम। Fetal अब ये bovine serum.
FBS बहुत कॉमनली यूज होता है, FBS, ठीक है। मतलब एक्सपेरिमेंटल पर्पसेस के अंदर FBS यूज होता है। अब मैं क्या करता हूँ, वही एक्सपेरिमेंट है, सेम एक्सपेरिमेंट है जो मैंने पहले किया, अब थोड़ा सा फर्क आ गया। फर्क ये आया, मैंने पेप्टाइड को और siRNA को जोड़ा, वही मिक्सर बनाया, यानी कि पानी के अंदर कॉम्प्लेक्स बनाया siRNA और पेप्टाइड, ठीक है। बोलो, मेरे साथ हो? यस सर, यस सर। हाँ ठीक है, मेरे साथ। यस सर। ओके, पेप्टाइड और siRNA का क्या बनाया, मिक्सचर। अब मिक्सचर बनाने के बाद उस मिक्सचर के अंदर मैंने 25% FBS डाल दिया। कितना FBS डाल दिया? 25%। 5%। 25%। अब ये कैलकुलेशंस कैसे होगी वो एक अलग से क्वेश्चन है, ठीक है। मतलब जस्ट टू शो यू, मैं आपको दिखा देता हूँ कि वो कैलकुलेशंस कैसे होती हैं। ये बाइंडिंग एफिनिटी का एक्सपेरिमेंट है, तो हम इधर जाते हैं, किधर सीरम स्टेबिलिटी का पड़ा होगा। लेट मी शो यू, या इसमें भी बड़ी साइंस है। जब आप यहाँ पर आप आओगे तो बड़ा मजा आएगा आपको ये काम करने का। यू विल रियली एंजॉय दीज थिंग्स। ओके, सेम वही चीज है। मैं एंड पे क्या करूंगा, जब मैं 6.25 माइक्रोलीटर इसमें FBS डालूंगा, ठीक है, तो फीटल बोवेन सीरम, तो ये 6.25 माइक्रोलीटर जो है मैं जब डाल रहा हूँ, तो एक्चुअली इट बिकम्स द 25% ऑफ द टोटल कंटेंट ऑफ द एपेंडॉफ। मतलब एक खास अमाउंट वही एपेंडॉफ है, उस एपेंडॉफ के अंदर मैंने पेप्टाइड भी डाला, पेप्टाइड डाला, siRNA डाला, पानी डाला, और आधा घंटा वेट करूंगा। मैं कितनी देर वेट करूंगा? आधा घंटा। आधा घंटा। आधा घंटा क्यों वेट कर रहा हूँ मैं? आधा घंटा क्यों वेट कर रहा हूँ? सर ताकि वो सर रिएक्शन उसकी जो स्टेबिलिटी चेक करने के लिए या कुछ इसमें प्रेसिपिटेशन ताकि उनका कॉम्प्लेक्स बन जाए, ताकि वो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस एक दूसरे के साथ जुड़ जाए। मेरी बात समझ में आ रही है या सर से गुजर रही है? आ रही है ना? हाँ, तो ये मतलब मैं पेप्टाइड और siRNA एक ट्यूब में डाला, डालने के बाद उसका वो क्या बन गया, कॉम्प्लेक्स बनाना है। कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए मुझे जो प्रोटोकॉल्स हैं वो ये कहते हैं कि आप 30 मिनट्स के लिए वेट करें। तो 30 मिनट्स के अंदर वो पेप्टाइड और siRNA, और जब हमने सीरम स्टेबिलिटी एक्सपेरिमेंट, सॉरी बाइंडिंग एफिनिटी एक्सपेरिमेंट किया था, तब भी हमने ऐसे ही किया था कि पेप्टाइड और siRNA को मिला के आधा घंटा वेट करने के बाद जेल में लोड किया था, ठीक है। इधर भी हम ऐसा ही करते हैं, आधा घंटा वेट करते हैं, वेट करने के बाद अब उसमें FBS डाल देते हैं। क्या डाल देते हैं? FBS। और उस चीज एपेंडॉर्फ्स को, वो एक एपेंडॉर्फ नहीं होती क्योंकि हमारे पास काफी ज्यादा NQP रेशियोज है, काफी ज्यादा चीजें होती है, तो लाइक 12 एपेंडॉर्फ्स हैं, तो उन 12 एपेंडॉर्फ्स को हम इंक्यूबेटर में रख देते हैं। इसमें रख देते हैं इंक्यूबेटर। इंक्यूबेटर जो होता है उसके अंदर 37 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है, 5 डिग्री सेंटीग्रेड 4 डिग्री सेंटीग्रेड कार्बन डाइऑक्साइड होती है, और साथ में नीचे उसके पानी पड़ा होता है जो कि वेट एनवायरनमेंट देता है। तो वो बेसिकली मिमिक कर रहा होता है हमारे बायोलॉजिकल फ्लूइड को, यानी कि हमारे बायोलॉजिकल लाइफ, यानी कि बायोलॉजी को हमारी मिमिक कर रहा होता है इंक्यूबेटर। इंक्यूबेटर इज एग्जैक्टली द सेम थिंग एज इज आवर बॉडी, ठीक है। तो हम सेल्स को भी इंक्यूबेटर में ग्रो करते हैं। सेल्स को भी किसमें ग्रो करते हैं? सर एक दफा बता दें, इंक्यूबेटर में भी आप बता रहे थे कि कितने परसेंट उसमें मतलब कंपोजिशन बता दें। तो आओगे तो क्या देख क्या? लीजिए, मैं वैसे ही बता रहा हूँ कि 37 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है, 5% कार्बन डाइऑक्साइड होती है, और साथ में, और ये जो कि पेपर पढ़ोगे तो आपको ये नजर आ जाएगा, ठीक है। और साथ में उसके अंदर एक खास एटमॉस्फेयर, उसके अंदर वो होता है, क्या नाम है, मॉइस्चर होता है, ठीक है। और वो स्टीराइल होता है। वो क्या होता है? इंक्यूबेटर हमेशा स्टीरॉयल होता है उसके अंदर। और उसके अंदर आप अपने हाथ से नहीं जा सकते, आपका हाथ भी जो होता है वो स्टीराइल होता है, उसके ऊपर आप 75% आइसोप्रोपाइल अल्कोहल मलते हो ताकि वो स्टीराइल हो जाए, सारे बैक्टीरिया सारा कुछ, वायरस वगैरह। क्योंकि जब हम सेल कल्चर रूम में जाते हैं तो वो स्टीराइल रूम होता है, ठीक है। सेल कल्चर रूम इज स्टीराइल, बहुत स्टीराइल होता है। वी डोंट वांट सेल्स टू बी कंटामिनेटेड विद फंगस और एनी अदर थिंग, राइट। और ये जब हम जितने भी siRNA और पेप्टाइड के एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं, ये भी हम फ्यू मोड के अंदर बायोसेफ्टी कैबिनेट में कर रहे होते हैं कि जो स्टीराइल होता है,
ठीक है, अब मैंने उसमें 25% एफपीएस डाल दिया। एफपीएस डालने के बाद मैं उसको इंक्यूबेटर में रख देता हूँ और फिर घर चला जाता हूँ। 24 घंटे इंतजार करता हूँ। कितनी देर इंतजार करता हूँ? 24 आवर्स। 24 hours. कुछ एक्सपेरिमेंट्स ऐसे होंगे जिसमें 6 घंटे की स्टेबिलिटी चेक की गई होगी, कुछ में 12 घंटे की चेक की गई होगी, कुछ में 18 घंटे की चेक की गई होगी, कुछ में 24 घंटे की गई होगी, किस में 48 घंटे की गई होगी, कुछ में 72 घंटे की सीरम स्टेबिलिटी की होगी। मतलब क्या है कि आपने अपने कॉम्प्लेक्स को एक्सपोज किया है सीरम के साथ 6 घंटे के लिए, 12 घंटे के लिए, 24 घंटे के लिए या 48 घंटे के लिए। ठीक है, हम चूंकि जीन साइलेंसिंग एक्सपेरिमेंट जो होता है, जीन साइलेंसिंग एक्सपेरिमेंट जो होता है, जीन साइलेंस होने में 6 घंटे चाहिए होते हैं। कितने घंटे चाहिए होते हैं? 6 hours. 6 6 आवर्स। आवर्स। तो हम यूजुअली 6 घंटे से ज्यादा रखते हैं, लेकिन जो अच्छा पेपर होता है, यानी कि जब रिव्यूअर्स के पास जाता है तो वो ये डिटरमिन कर हमसे डिमांड कर रहे होते हैं कि वो आप 24 घंटे की सीरम स्टेबिलिटी हमें दिखाएं। ठीक है, हमने सीरम के साथ डाल दिया। अब क्या करेंगे? 24 घंटे गुजर गए। अब बड़ी बड़ी साइंस वाली बात है, बड़ी मजे की बात है। आय हाय, क्या जबरदस्त साइंस है। ठीक है, अब मसला ये है कि अब मैं ये चाहता हूं कि अब जो 24 घंटे गुजर गए, एपेंड ऑफ मेरे सामने आ गई है। अब मैं ये चाहता हूं कि पेप्टाइड siRNA से अलग हो जाए। पेप्टाइड siRNA से अलग हो जाए। वो कैसे होगा? तो चार्ज अगर उसका चेंज होगा, सर इसके सीधी अंदर गल हम कोई है वो हुण चार स्पीशी डालें तो वो पेप्टाइड इतनी ज्यादा बायोलॉजी में इस्तेमाल होती है, इतनी ज्यादा बायोलॉजी में इस्तेमाल होती है। अगर आपको एगोनिस्ट और कॉम्पिटिटिव एगोनिस्ट का पता है, एंटागोनिस्ट और कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन का पता है, अगर कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन का कॉन्सेप्ट क्लियर है, अगर फार्माकोलॉजी वालों को तो बहुत क्लियर होता है। ठीक है, कि ये एक चीज है, एक पॉकेट है, ये एक ड्रग है, इसके साथ जुड़ेगी एक ड्रग बिल्कुल इसी जैसी है लेकिन थोड़ी सी बदली हुई है, वो भी इसी के साथ ऐसे जाके जुड़ेगी। अगर मेरे पास व्हाइट बोर्ड होता तो मैं आपको एक्सप्लेन कर सकता, बल्कि मैं आपको दिखा ही देता हूँ। शेयर स्क्रीन करके मैं आपको ट्राई कर देता हूँ कि मैं किसी तरह से दिखा सकूँ। कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, गूगल कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, आप इनको अलग करना क्यों चाहते हैं? क्या पहले आपने इनका कॉम्प्लेक्स बनाया तो आप इनको अलग क्यों करना चाहते हैं? वो मैं बताता हूँ, अभी थोड़ी देर सब्र कर लो ना। ये पॉकेट देख रहे हो? हाँ यस जी। सर। ये और ये दोनों चीजें एक तरह, ये इसके साथ जुड़ के तो ये प्रोडक्ट बनाता है। ठीक है, इसके और इसके अंदर फर्क क्या है बोलो? यानी कि ये जो येलो वाला है, इसका different राउंड है, है, नीचे से structure राउंड इसका है, नीचे square है। स्क्वायर है। मतलब वैसे तो एनालॉगस है ना, सिमिलर है। वैसे क्या है? सर रिसेप्टर बाइंडिंग साइट सेम है क्योंकि नीचे वाला जो हाँ, पार्ट है वो सेम है। सेम है। तो लेकिन ये अगर जुड़ गया, तो ये नहीं जुड़ सकेगा। आगे समझ? हाँ, क्योंकि जी सर। दोनों का कंपटीशन हो गया। इनहिबिटर की एफिनिटी एगोनिस्ट की एफिनिटी से ज्यादा होती है, इस वजह से वो एगोनिस्ट को उतार के बाहर फेंक देता है। ये स्टेटमेंट समझ आ गई? सर जिस तरह हीमोग्लोबिन के केस में होता है, हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बाइंड कर जाती Yeah, है। exactly. So there are a lot of examples of competitive inhibition in our biology, right? लेकिन इस केस के अंदर मुझे ये बताओ, लेट्स से मैं ये कह देता हूँ कि ये siRNA है, ये क्या है? siRNA। और ये क्या है? सही है। ये पेप्टाइड है, ये क्या है? पेप्टाइड। 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 siRNA और पेप्टाइड। ठीक है, किस चीज ने इन दोनों को जोड़ा था? द चार्ज। एग्जैक्टली। अब मुझे ये बताओ कि अगर इस पेप्टाइड से भी ज्यादा कोई चार्ज वाली चीज मैं ले आऊं तो यस सर। siRNA किसकी तरफ जाएगा बोलो? ग्रेटर चार्ज वाले की तरफ। हाँ, ग्रेटर लेकिन चार्ज। उस केस में क्या होता है? siRNA नेगेटिव है, हेपरिन भी नेगेटिव होता है। हेपरिन क्या होता है? नेगेटिव। तो वो siRNA अलग हो जाता है और पेप्टाइड हेपरिन के साथ जुड़ जाता है। इसको हम कहते हैं हेपरिन कंपटीशन एसिड। क्या कहते हैं? हेपरिन कंपटीशन एसिड। तो बेसिकली पेप्टाइड और हेपरिन का अब हम क्या करवाते हैं?
आप जरा समझने की कोशिश करो, एनालिसिस जेन में बिठाओ, देखो जरा जेन में बिठाओ, साइंसदानों का दिमाग के पे गौर करो कि दिमाग में साइंसदानों के क्या क्या चल रहा होता है, ठीक है। और ये रियल, जब मैं शुरू में लैब में आया ना, तो मैं पहली दफा पेप्टाइड बनाया, तो मतलब नजर ना आने वाली चीज को मैं यूं करता था, मास स्पेक में नजर आता था कि ये मैं लिटरली आपको कोई एक चीज ऐसी है जो नजर नहीं आ रही है, लेकिन पीक नजर आ रही है, ये 1455 आ रहा है, ये 1518 आ रहा है, तो बंदा फैसिनेट हो जाता है कि इतनी स्मॉल चीज भी ये इंस्ट्रूमेंट डिटेक्ट कर सकता है। मतलब आप ये समझ लो कि 1 माइक्रोग्राम से भी थोड़ी चीज मैं एक इंस्ट्रूमेंट के अंदर डाल रहा हूँ और वो इंस्ट्रूमेंट मुझे डिटेक्ट करके दिखा देता है। तो मैं बड़ा हैरान होता हूँ, वाह। मुझे कई दफा तो यकीन भी नहीं आता, तो मैं कहता था नहीं यार ये गलत है, ये कुछ हो रहा है इसमें। तो ये सिर्फ समझने में ही मुझे, इस पे बिलीव करने में मुझे महीना लग गया कि नहीं, ये जो मैं कर रहा हूँ इसका मतलब भी यही है, ठीक है। तो ये बातें हम विजुअली का मतलब हम समझ रहे हैं ना, लेकिन जब हमारे सामने ये हो रही होती है ना, तो हमें बहुत मजा आता है, वाह व्हाट इज हैपनिंग, राइट। नाउ what I am trying to say, yeah, तो 24 घंटे गुजर गए, 24 घंटे गुजर गए, आय अल्लाह जी। कहाँ से कहाँ एक्सपेरिमेंट स्टार्ट कहाँ से हुआ था, बोलो। सर बाइंडिंग करवाई थी जेल रिटार्डेशन ऐसे। नहीं 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 नहीं, ये भाई वो खत्म हो गया, जेल रिटार्डेशन मुक गई हो ना, पर सीरम स्टेबिलिटी पे पहुंचे हैं। सीरम स्टेबिलिटी में ये है, हाँ हाँ पेप्टाइड और एसआरआई ने हाँ हाँ सर पेप्टाइड और एसआरआई को पहले मिक्स किया, वेट किया फॉर 30 मिनट्स, देन हमने उसमें ऐड किया 25% एफबीएस और फिर उसको इंक्यूबेटर में रख के 24 आवर्स वेट किया। बिल्कुल ठीक है। अब 24 आवर गुजर चुके हैं, 24 आवर गुजरने के बाद अब क्या करने लगे हैं हम, शेयर स्क्रीन करने लगा हूँ, शेयर स्क्रीन। 24 आवर गुजरने के बाद, या 24 आवर गुजरने के बाद मैं 5 माइक्रोलीटर 5% हेपरन ईडीटीए सोल्यूशन डालता हूँ। क्या करता हूँ, 5 माइक्रोलीटर ऑफ 5% ईडीटीए सोल्यूशन, ठीक है। ये बात समझ में आई, हेलो। सर जो हमने ईडीटी जब यूज किया था तो उसमें हम लोगों ने उसको एज अ एंटीकोगुलेंट यूज किया था, लाइक अगर हम लोग सीरम है उसके अंदर ईडीटी डाल देते हैं वो प्लाज्मा स्टेट में रहता है। नो, इधर इसका और मकसद है, ये 5% हेपरिन ईडीटीए सोल्यूशन क्या करता है, बेसिकली ये एसआईआरएनए को अलग कर देता है पेप्टाइड से। So basically what it is doing, this 5% heparin EDTA solution is separating is the peptide siRNA complex. सर तो हेपरिन भी तो वही काम कर रहा है, तो हम ईटीटीए क्यों यूज कर रहे हैं? मैकेनिक्स है, हम बेसिकली ये सोल्यूशन बनाया था, इट इज अ प्रोटोकॉल बिहाइंड इट, ठीक है। जो के यूज किया जाता है पेप्टाइड siRNA के कॉम्प्लेक्स को डिसोसिएट करने, ठीक है। और ये दोनों बनी बनाई चीजें आती हैं, हमें सिर्फ हेपरिन पाउडर की तरह का होता है, मतलब नमक समझ लो, उसको हम वे करते हैं, वे करने के बाद उसके अंदर ईडीटीए का पाउडर डालते हैं और उसका एक सोल्यूशन बना देते हैं जिसको हम हेपरिन ईडीटीए सोल्यूशन कहते हैं। और वो 5% होता है, 5% ही चाहिए होता है, और वो हम उस एप एंड ऑफ के अंदर डाल देते हैं, उसकी 5% मतलब वो अगेन कैलकुलेशंस करनी पड़ती हैं 5% बनाने के लिए, कैलकुलेशन करके हम एप एंड पाइपेट करने के बाद उसको डाल देंगे। तो साइंसदान जो बायोलॉजी वाले साइंसदान होते हैं ना, उनको हाइपर पाइपिटीमिया हुआ होता है। क्या हुआ होता है, हाइपरपाइपिटीमिया। उसका क्या मतलब हुआ, सर पिपेट्स यूज कर करके उनको उनका काम ही पाइपेट पे चल रहा होता है, ये पाइपेट एप एंड ऑफ, पाइपेट एप एंड ऑफ, लेकिन उस पाइपेट एप एंड ऑफ के अंदर बहुत कुछ चल रहा होता है। टेक्नीशियन जो है ना उसको नहीं समझ आएगी, साइंसदान को समझ आएगी। खैर, सेपरेट कर दिया। अब बताओ, जब मैंने सेपरेट कर दिया उसके बाद मैं जेल लोडिंग डाई डालूंगा, क्या डालूंगा, जेल लोडिंग डाई। जेल लोडिंग डाई। जेल लोडिंग डाई। और जेल लोडिंग डाई डालने के बाद फिर क्या करूंगा, उस कॉम्प्लेक्स को जो कि बच गया है हेपरिन जिसमें डला हुआ है, उसमें उसको निकालूंगा, निकाल के वेल में डालूंगा। क्या करूंगा, वेल में डालूंगा। नाउ लेट मी शो यू दैट।
the purpose of assay is to determine N to P ratio where the peptides completely protect siRNA from सर आपकी 25. स्क्रीन तो नहीं शो हो रही। Oh, sorry. Yes, Okay. sir. Let me see. Sorry, share screen. Let me see. Yeah. Now you can see the screen. Yes. So the purpose of assay is to determine N to P ratio where peptides completely protect the siRNA from 25% FBS serum when incubated for 24 hours. Concentration siRNA complex की फिक्स थी 38 नैनोमोलर, जबकि पेप्टाइड की कंसंट्रेशन बढ़ रही थी जैसे जैसे N2P रेशियो बढ़ रही थी। ठीक हो गया? अब उल्टा नजर आएगा आपको वही ग्राफ। ये वाले कंट्रोल में ये मैं पॉजिटिव, ये बफर है, ये HBSS क्या होता है? बफर, हैंक्स बफर सेलाइंस बैलेंस्ड साल्ट सॉल्यूशन, हैंक्स बैलेंस्ड साल्ट सॉल्यूशन HBSS। खैर, HBSS डाला, सिर्फ HBSS और siRNA। क्या है? HBSS और siRNA। तो siRNA का बैंड नजर आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. बैंड नजर आ रहा है। अगले वाले में मैंने क्या किया? सिर्फ FBS डाला और siRNA डाला, यानी कि 25% FBS और siRNA, पेप्टाइड नहीं है उसमें। मेक सेंस? बोलो। सर इसने डिस्ट्रॉय Yes, कर दिया ना एफपीएस ने, उसे इसलिए नहीं हाँ, उसका बैंड FBS ने Sir. siRNA को डिस्ट्रॉय कर दिया, जिसकी वजह से यहाँ पर siRNA नजर नहीं आ रहा। N2P रेशो जब 0 थी, अब बाकी एक और बात, इन यहां से लेकर 100 तक सब वेल्स के अंदर 25% FBS है। ये जो वेल्स नजर आ रहे हैं ना, इस सब के अंदर 25% FBS है, लेकिन इन सब के अंदर siRNA भी सिमिलर है। फर्क सिर्फ क्या है कि पेप्टाइड की कंसंट्रेशन बढ़ती जा रही है। ठीक है? जब खाली FBS डाला था सारा siRNA डिस्ट्रॉय हो गया, जब जीरो siRNA यानी कि वो N2P रेशियो 0 थी, यानी कि देयर वाज नो पेप्टाइड ओनली siRNA, तब भी डिस्ट्रॉय हो गया। जब N2P रेशियो 1 हुई, पेप्टाइड थोड़ा सा बढ़ा, तो siRNA भी थोड़ा सा बचा, बाकी सारा डिस्ट्रॉय हो गया। जब पेप्टाइड 2 हुआ तो siRNA थोड़ा सा अगेन थोड़ा सा बचा। लेकिन जब हम N2P रेशियो 10 से ऊपर जाते हैं, 20 N2P रेशियो पे जाते हैं, यानी कि 20% पेप्टाइड होता है, 20 मतलब नाइट्रोजन होते हैं, यानी कि 20 N2P रेशियो होती है, तो siRNA सारा का सारा बच गया है। siRNA सारा का सारा बच गया, हालांकि ये 25% FBS में पड़ा हुआ था। इसका मतलब क्या हुआ? पेप्टाइड ने उसे प्रोटेक्ट करता है, सही है। मतलब पेप्टाइड ने क्या किया? पेप्टाइड ने जब siRNA के साथ जुड़ा हुआ था, तो पेप्टाइड ने siRNA को अपने अंदर प्रोटेक्ट करके रखा हुआ था, और FBS का असर पेप्टाइड के ऊपर नहीं हुआ। FBS का असर पेप्टाइड के ऊपर नहीं हुआ। जी सर लेकिन जब हम उसे लाल पेप्टाइड बत्ती शो हो उतार रही है। देंगे तो फिर सॉरी, सर जब हम पेप्टाइड को उतार देंगे, जिसने आपने बताया हेपरिन और DTA के लेकिन solution siRNA के तो बाद, पड़ा हुआ है ना। siRNA हम तो siRNA डिटरमिन करना चाहते हैं कि कितना siRNA बच गया। वी आर नॉट कंसर्न्ड बिकॉज़ वो हेपरिन के साथ पेप्टाइड उतर चुका हुआ है, पेप्टाइड हेपरिन के साथ, वो इस जेल में नजर नहीं आ रहा। ठीक है? पेपर यानी कि हेपरिन कैन नॉट बी डिटेक्टेड बाय द जेल, राइट? या जेल जो इमेजर है, बायोराइड इमेजर है, वो हेपरिन को डिटेक्ट नहीं कर सकता। ठीक है? हाँ, वो भी एक एक्सपेरिमेंट हमने किया हुआ है जिसमें हम सिर्फ हेपरिन का बैंड देखें, उसमें जरा डिफरेंट चीजें करनी पड़ती है। मतलब मैं चूंकि सिनिकल हूँ साइंस के मामले में, तो मैं जब शुरू में अपने उस्ताद डॉक्टर मंडल को कह रहा था कि मैनू ना गल समझ नहीं आई कि हेपरिन तुसी पा के ते तुसी कोई विच साइंस करी जा रहे हो, मैनू समझाओ। उन्होंने कहा चल ठीक है, ये अभी एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं, पहले किसी ने नहीं किया, चल अब करके देखते हैं। तो वो ये दैट इज कॉल्ड प्लेइंग, यू एक्चुअली प्ले इन द लैब, राइट? So you do different things and you play in the lab. So what actually I am asking, saying you कि हमने वही चीज की सेम, लेकिन अब FBS डाला, FBS डालने के बाद 24 घंटे वेट किया, उसके बाद हमने पेप्टाइड को हेपरिन से के जरिए से siRNA से अलग किया, siRNA पड़ा हुआ है। अब हमने सिर्फ ये देखना कितना siRNA बच गया है और कितना डिस्ट्रॉय हो गया। और मैंने ये देखा इन एक्सपेरिमेंट्स के जरिए से, इस एक्सपेरिमेंट तो उससे उसमें हमने जेल में क्यों डाला है, मतलब
आपने कहा ना जेल लोडिंग डाई डालेंगे सेपरेशन करने के बाद, हर दफा तो डालते उसका हैं। बैंड देखने के लिए। हाँ, अच्छा, बैंड देखने के लिए जेल लोडिंग डाई हमेशा न्यूक्लिक एसिड के, जब कभी भी एक्सपेरिमेंट, चाहे प्रोटीन की कर रहे हो या आप न्यूक्लिक एसिड की कर रहे हो, जेल लोडिंग डाई डालनी होती है। वो कलर होता है जो स्टेन करता है बेसिकली, ठीक है। और वो जो स्टेन होता है वो हमें, उससे हमें पता चल जाता है कि जेल मूव कर रही है, यानी कि वो जो चीज है वो मूव कर रही है, कितने % जेल रन हो गई है, वो उससे सिर्फ ये पता। जेल लोडिंग डाई का मकसद सिर्फ ये होता है। और ये भी केमिकल्स होते हैं जो कि केमिकल इंजीनियर्स बनाते हैं, हम नहीं बनाते, ये काम हमारा नहीं है। साइंस बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो चुकी है। और वो जेल लोडिंग डाई एक छोटी सी एप एंड ऑफ में आती है, या पर्पल कलर की होती है या ब्लू कलर की होती है। एनीवेज, सर so काइंडली HPSS का पर्पस बता दें कि व्हाई आर वी यूजिंग इट। HBSS is just a buffer, like to mimic the physiological environment of the body. ठीक ओके, है, न्यूट्रल एनवायरनमेंट में तो दे रहे हैं। 7.4 pH करने के लिए, pH 7.4 करने के लिए, ठीक है। Because we try to mimic the biology. We try to mimic the biology. Okay, so let me share the screen again, and you can see this data. In this case, C18 HR4, we got this band. In this case, we got this band. So here we can see that at N2P ratio 20, that peptide is protecting. और N2P ratio 20 पे actually peptide कितना है? 7.30 माइक्रोलीटर है, माइक्रोमोलर है, और siRNA जो है उसमें 38 नैनोमोलर है। That is very interesting number, 7.3 माइक्रोमोलर। इससे पहले हम एक और एक्सपेरिमेंट करते हैं जिसको हम साइटोटॉक्सिसिटी एक्सपेरिमेंट कहते हैं। अब वो आज के दिन मैं नहीं पढ़ाऊंगा, वो हम फिर किसी दिन पढ़ेंगे कि साइटोटॉक्सिसिटी एक्सपेरिमेंट क्या होता है। लेकिन फिलहाल ये समझ में आ गया है कि सीरम स्टेबिलिटी का क्या मतलब है, इसको पढ़ लो। सीरम स्टेबिलिटी एफएसी ऑफ C18R5HR4, इसमें कितने नाइट्रोजन है मुझे बताओ, R5HR4 में? 9. 9, very good. 9 है सर। 9, very good. At different N2P ratios, the images prove that the peptide conjugate completely protects the siRNA after treatment with 25% FPS for 24 hours at N2P ratio greater than 10, where the concentration of the conjugate in the complex is 2.03 micromolar and the siRNA concentration in each complex is 38 nanomolar. Now, let me go back. सर हमने ये सेपरेशन की क्यों है पेप्टाइड और SIR? Because we want to detect the siRNA. We just want to detect the siRNA. We are not concerned about the peptide at this moment. We are concerned about the siRNA. We want to see how much intact siRNA is present after 24 hours of treatment with FPS. You got my point? You got my point? Yes sir। और एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, जैसे जैसे आप आर्जिनिन बढ़ाते जा रहे हो, यहाँ पर 5 आर्जिनिन है, ये बैंड जल्दी आ गया। यहाँ पर 4 आर्जिनिन है, ये बैंड थोड़ा सा देर से आ रहा है। जब हम इसको क्रिटिकली एनालाइज करते हैं इस डेटा को, तो दैट गिव्स अस लॉट ऑफ मीनिंग। एंड दिस इज अनपब्लिश्ड डेटा, दिस विल बी सून पब्लिश्ड, दिस विल बी सून पब्लिश्ड, ठीक है। एंड आई होप दैट इट विल बी पब्लिश्ड इन सम गुड इम्पैक्ट फैक्टर जर्नल। वेल, बिकॉज इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है, इसमें मशीनों का कमाल है। यहाँ पर मशीनें पड़ी हुई हैं, पाकिस्तान में कैसे ये मशीनें लाएं और कितना पैसा इकट्ठा करें, राइट, और ये काम कैसे करें पाकिस्तान में। मेरे से मैं नहीं समझता कि हम ये वाला काम पाकिस्तान में कर सकते हैं। हाँ, अगर मुझे फंडिंग मिल जाए वहां पर, हम ये लैब इस्टेब्लिश कर सकते हैं पाकिस्तान में, और हमारे पास बहुत ज्यादा ही लोग हैं जो कि ये काम कर सकते हैं, ठीक है। हम यहाँ पर जितना वेस्ट क्रिएट करते हैं और जितनी ये एप एंड ऑफ टिप्स, और ये लिटरली हम रोजाना का मतलब मैं मजाक मुबालगे के बगैर कह रहा हूँ कि $500 का चीजें रोजाना की इस्तेमाल करके जाते हैं। मतलब मैं अगर एक दिन लैब में जाके घुस जाऊं और काम करना शुरू कर दूं ना, तो $500 मैं उड़ा गया। तो $500 समझ लो कितना होता है, ठीक है, राइट। तो अब $500 या पाकिस्तान में कैसे मैं एक दिन में उड़ा सकता हूँ, मुझे बताओ। $500 इज टू मच अमाउंट। कितने पैसे बनते हैं बताओ $500, बताओ। और दस दो, एक साइंसदान है ने दस नहीं सकते $500 कितने पैसे होंगे। सर 78,000। तो एक, अगर अगर आपकी लैब में 10 बंदे काम कर रहे हो और 78,000 रोजाना का जाया करते हो, तो आप लैब चला सकते हो पाकिस्तान में? नो सर। दैट्स द डिफरेंस। तो मैंने बहुत दफा पहले भी बताया था
Science is a capitalistic adventure. सर हर बॉन्ड में 25% एफबीएस प्रेजेंट है, इसके लिए हमने एक अलग से एक्सपेरिमेंट किया है या फिर इसी में डाला ना, मतलब कॉम्प्लेक्स बनाने के बाद एफबीएस डाल दिया, डालने के बाद उसको इनक्यूबेटर में डाल दिया। अब उस पेप्टाइड एसआईआरएनए के कॉम्प्लेक्स को तोड़ा, तोड़ने के बाद एसआईआरएनए का बैंड चेक किया। जी सर। ठीक है। सर वैसे जब पेप्टाइड डला हुआ था तब भी तो हम बैंड देख सकते थे, तब भी हमें SIRNA का बैंड शो हो तब रहा हमें था बाइंडिंग पेप्टाइड। नजर आती, सिर्फ हमें बाइंडिंग नजर आती सिर्फ हमें। और हाँ, इमीडिएटली आप एफबीएस ना डालो, मतलब इसमें भी बड़ी हेरा फेरियां होती हैं, जो जाली साइंसदान और रियल साइंसदान यहाँ पर भी बड़े पाए जाते हैं। ये डेटा इकट्ठा करने में, यानी कि ये डेटा जनरेट करने में, इस तरह का डेटा इकट्ठा करने में बहुत सारी कैलकुलेशंस इन्वॉल्व होती हैं। और जब आप इधर आओगे, ये सारा का सारा एक्सपेरिमेंट, बिलीव इन मी, डिपेंड किसके ऊपर कर रहा है? इसके ऊपर, इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, क्योंकि टेक्नीशियन नहीं कर सकता, आप करोगे। जब तक कि आपको कंसंट्रेशन की बात नहीं समझ आएगी, और ये कैसे बायोलॉजी के अंदर तो कंसंट्रेशन बहुत मैटर करती है, और पाइपेटिंग आपको नहीं करना आती, आपको सही तरह से वे नहीं करना आता, तो ये स्किल है। सिर्फ अगर आप ये स्किल सीख लो साइंस के अंदर, तो आप बहुत कामयाब हो सकते हो। और जो अच्छे साइंसदान यहाँ पर हैं, उनको ये स्किल बहुत अच्छी आती है। एनीवेज, वेयर आई वाज, I hope this is clear. Now I have to go back to the paper. Okay. Where is that paper? Yes. Let me see the paper. Tumor target. Yes. Now. अगला जुमला था and at wet and at a W ratio of 20:1, N by P 27.3, complete protection of siRNA from early enzymatic degradation was observed. ऐ सिर्फ एक लाइन लिखने वास्ते इन्नी तरह दूध किता। ये लाइन समझ आ गई है? बोलो। यस सर, आ गया है। सर पहले ये वो समझ वाला आती? एक्सपेरिमेंट है ना जिसमें हमने FBS भी डाला था, पेप्टाइड भी, और SIRNA भी, वहां चेक किया था कि पेप्टाइड कैसे प्रोटेक्ट कर रहा है SIRNA। एग्जैक्टली। तो हमने ये देखा प्रोटेक्शन फ्रॉम अर्ली एंजाइमेटिक डिग्रेडेशन, कि अब ये SIRNA जो है, ये पेप्टाइड SIRNA को प्रोटेक्ट कर रहा है। अगला एक्सपेरिमेंट कहता है conjugated peptides and peptide complexes did not show significant toxicity in selected cell lines. Now this is another experiment which is called cytotoxicity experiment. ठीक है, आज ट्रेलर दे देता हूँ, समझाऊंगा अगले दिन। ट्रेलर मैं सिर्फ पहले दे दूं ताकि आपको लग जाए कि समझ आ जाए कि भाई वो किस तरह का नजर आता है डेटा। ट्रेलर दिखाता हूँ और फिर बाद में मैं इसी पेपर के अंदर भी वो दिखाता हूँ आपको। ये तो मेरा रिजल्ट है ना, तो मैं आपको वो दिखाऊंगा। ये MTS डेटा, इसको हम MTS ऐसे कहते हैं, इसके पीछे भी पूरी साइंस है कि MTS ऐसे कैसे डिजाइन हुआ था। तो बेसिकली हमें इस तरह की चीज नजर आती है जब हम MTS ऐसे कर लेते हैं, तो हमें इस तरह से, जिसमें हम सिर्फ सेल वायबिलिटी देखते हैं। MDA MB231 सेल्स को हम ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर सेल्स कहते हैं, और ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर सेल्स आर हाईली विरुलेंट सेल्स। विरुलेंट सेल्स मींस अगर अल्लाह ना करे ये सेल किसी के ब्रेस्ट में डेवलप हो गए हैं तो बहुत जल्दी मेटास्टाइज करते हैं और पेशेंट का सर्वाइवल रेशियो बहुत कम होता है। ठीक है, दे आर वेरी डेंजरस सेल्स, MB231 सेल्स। दूसरा जो सेल है, एक और सेल लाइन है जो कि ब्रेस्ट कैंसर की सेल लाइन है, उसका नाम है, ये तो मुझे ये पता नहीं क्यों तंग करता रहता है, मैं इसको हटाना चाहता हूँ, ये मुझे। ओके, लेट मी ट्राई दिस। या ओके, यार प्लीज तेरी मेहरबानी ना तंग कर। हाँ, ये MD MB231 सेल्स हैं, ये MCF7 सेल्स हैं। MCF7 सेल्स जो है ये भी ब्रेस्ट कैंसर सेल्स होते हैं, बट दे आर लेस विरुलेंट देन MD MB231 सेल्स। और फिर तीसरी सेल लाइन की सीरीज होती है MCF10A, एंड दीज आर नॉर्मल ब्रेस्ट सेल्स। दे आर वेरी डिफिकल्ट सेल्स टू ग्रो बिकॉज नॉर्मल सेल्स को ग्रो करना बहुत मुश्किल होता है। सो एक्चुअली ये नॉर्मल ब्रेस्ट एपिथेलियल सेल्स होते हैं। ये कैसे ग्रो सर करते हैं? ये क्वेश्चन था सर, जिसमें हमने जीन्स के अंदर हमने पेप्टाइड्स को डिफरेंट नेम्स दिए हुए थे। हाँ, बोलो। हाँ बोलो। सर जिसमें हमने अमीनो एसिड्स को डिफरेंट कोड्स दिए हुए थे, सेल्स का भी कोई पीछे से एब्रिविएशन है या? हाँ 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 हाँ, दिल खुश कर देता। ठीक है, सवाल पूछ के। एक है सेल, आप लोगों की एक्साइटमेंट है जरा साइंस के अंदर इंटरेस्ट पैदा करने के लिए, HELA सेल्स।
हेला सेल लाइन सर्वाइकल कैंसर के लिए। वेरी गुड। ਇਹਦੀ स्टोरी दसो की। सर ये नहीं मतलब पता, लेकिन ये पता कि ये सर्वाइकल कैंसर सेल लाइन इंडिया में पे बड़ी मजेदार स्टोरी है इसकी। एक साइंसदान ने अपनी सारी जिंदगी कुर्बान कर दी हीला सेल लाइन, हीला के लिए। उसको बेचारी को कैंसर हो गया था, और उसने फिर ये उधर से, ये सेल लाइंस कैसे बनती है ये भी बिजनेस है, पूरा का पूरा बिजनेस है सेल लाइन ग्रो करना। एक कंपनी है जिसका नाम है ईटीसी, आई थिंक एटीसी, एटीसी, सॉरी एटीसी, एटीसीसी। मैं अभी अभी दिखाता हूँ कंपनी का नाम, ठीक है। और यहाँ पर हर चीज के अंदर बिजनेस हो रहा होता है, हर चीज के अंदर साइंस पूरे का पूरा बिजनेस है। मैं आपको दिखाता हूँ। मैं ये कहता हूँ MCF 10A सेल्स, ठीक है। MCF 10, ये नहीं, ये ATCC, ये लीडर है सेल्स बनाने के। काम ही सिर्फ यही है कि ये सेल्स बनाती है मुख्तलिफ तरह की। ATCC कहते हैं इसको, ATCC। चलो मैं इधर डायरेक्ट ही चला जाता हूँ। ओह माय गॉड, ये ATCC। अब ये पूरी कंपनी है। आप सिर्फ कोई भी कैंसर सेल ग्रो करना सीख जाओ तो ये BSL-1 सेल है, ये MCF-10 सेल को ब्रेस्ट मेमोरी ग्लैंड सेल्स कहते हैं। डिजीज फिब्रोब्लास्टिक डिजीज है, एपिथेलियल सेल्स हैं ये, बेसिकली होमो सेपियंस हैं। कितने की प्राइस है बोलो बोलो। $495। $495। $495। एक गल तो समझ आ गई कि साइंस जी है, समझ लो भाई, साइंस इज नॉट फ्री एडवेंचर। अब इसके पीछे जब हमने ल्यूमासेरिन बनाई या वैक्सीन जब बनाते हैं या कोई नई दवाई बनाते हैं तो उसकी कॉस्टिंग करते हैं और फार्मेसी वाले को पढ़ाई जाती है कॉस्टिंग, ठीक है। ल्यूमासेरिन की कॉस्ट जो है, देखते हैं यार, ये भी चीजें मैं छोटी छोटी चीजें आपका इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए कहता हूँ। वैसे अगर कोई मुझे साइंसदान ये बातें करता देख लेना, वो बच्चों को बेवकूफ बना रहा है। क्या नाम है, क्या मैं कह रहा था, ल्यूमासाइरिन कॉस्ट ऑक्सिलिमो के नाम से आती है, और इसकी मैंने सिर्फ ये देखनी है कि ये इसकी कॉस्ट क्या है जी, कितनी है जी। $350,000 पर ईयर। ये इतनी ज्यादा कॉस्ट क्यों है? सर क्योंकि ये रेयर है और इस पे जो रिसोर्सेज यूज हुई हैं वो भी काफी एक्सपेंसिव हैं। यस, पहली दफा इस्तेमाल हुए, जो कि उसमें वो काउंट करते हैं, जब वो कैलकुलेट कर रहे होते हैं ना, तो ये भी काउंट करते हैं कि इसकी R&D के ऊपर हमने कितना पैसा लगाया, इसमें टिप्स कितनी इस्तेमाल की हैं, इसमें हमने ये चीज कितनी इस्तेमाल की, ये चीज कितनी इस्तेमाल की है, ये चीज कितनी इस्तेमाल की है। तो वो पूरी वो बिल्डिंग जो हम इस्तेमाल कर रहे थे, उस बिल्डिंग की क्या कॉस्ट थी, वो जो साइंसदान जो काम कर रहा था उसकी तनख्वाह की कितनी कॉस्ट थी, वो सारी कॉस्टें इकट्ठी करके तो $350,000 बना। अब लेकिन 10 साल के बाद ये कॉस्ट बहुत थोड़ी हो जाएगी, क्योंकि जब इन्वेंशन हो जाती है, पेटेंट हो जाती है, मतलब वो 10 साल कमाई करेगा। कितने साल कमाई करेगा? 10 साल। 10 साल कमाई करेगा। 10 साल के बाद जब पेटेंट फ्री होता है तो फिर दूसरी कंपनियां आसानी से बनाना शुरू कर देती हैं, और फिर कंपटीशन बहुत आ जाता है। बहुत सारे जो लोग हैं वो मार्केट में आ जाते हैं, और मार्केट में आके पेटेंट जब फ्री होता है तो फिर वो बनाना शुरू कर देते हैं अल्टीमेटली। जो अब मजे की बात है, फाइजर की वैक्सीन जो है, फाइजर की वैक्सीन, उसकी कॉस्ट बहुत थोड़ी है अगर देखा जाए तो, ठीक है। उसकी कॉस्ट क्यों थोड़ी है? 7 बिलियन लोगों ने लगानी है। अगर $100 भी अगर एक, मतलब ना 7 बिलियन को लगे, लेट से 7 बिलियन की आबादी है, 7 बिलियन की आबादी में सिर्फ 1 बिलियन को लगनी है फाइजर की डोज, ठीक है, और $100 प्राइस, तो कितने पैसे बन गए? 100 बिलियन। हाँ, 70 बिलियन, सिंपल। नहीं 70 नहीं, 700 बिलियन। ओ भाई साइंसदानों, जी सर। जी सर आ गई है समझ। 7 मिलियन है, 100 कॉस्ट मल्टीप्लाई कर देंगे तो 700 बिलियन। ठीक हो गया। अब मसला ये है कि अब ये जो ल्यूमासेरिन बनाया है उसके कितने पेशेंट होंगे? 1000 होंगे, नहीं तो 2000 होंगे, ठीक है ना। अब 2000 पेशेंट को 350, अगर यही पेशेंट, लेट्स से यही पेशेंट अगर 1 मिलियन हो जाए तो इसकी कॉस्ट कम हो जाएगी।
ठीक है, कभी प्रिंटिंग करवाने जाओ ना तो ये बातें समझ में आ जाएंगी। अगर आपने एक ब्रोशर प्रिंट कराना हो तो उसके 10 रुपए पड़ते हैं। अगर आपने 1 लाख ब्रोशर प्रिंट कराना हो तो आपको 10 पैसे के पड़ेगा। राइट, तो मैं यही तो समझाने की कोशिश करता हूँ कि खुदा के बंदो कैपिटलिज्म को समझो। ठीक है, साइंस इज ऑल कैपिटलिज्म। और ये जो $250,000 की रिसर्च स्कॉलरशिप लेनी है ना, ये जो तुम टाइम मेरे साथ खर्च कर रहे हो ना अभी, ठीक है, इसकी कॉस्ट, ये कॉस्ट है। ठीक है, टाइम कॉस्ट है, टाइम कॉस्ट, टाइम सबसे कीमती कॉस्ट। आप ये टिकटॉक वालों को दे दो, फेसबुक वालों को दे दो, सही तो साइंसदान बन जाए। ठीक है, और हर तरह का साइंसदान, स्कोप होता है बंदे का, बिलीव इन मी। फिर कहता हूँ साइंसदान ऐसे भी गरीब साइंसदान भी पढ़े हुए हैं, बहुत गरीब साइंसदान भी पढ़े हुए हैं, उनको साइंस की समझ नहीं आती। और ऐसे भी साइंसदान है जो बहुत अमीर है। हर प्रोफेशन के अंदर आपको बहुत अमीर आदमी भी मिल जाएगा, बहुत गरीब आदमी भी मिल जाएगा। प्रोफेशन का कोई स्कोप नहीं होता, किसी भी चीज में घुस जाओ पर उसमें एक्सीलेंस हासिल करो। ठीक है, कस्बे कमाल कुन के अजीजे जहां शवी, ये मेरा फेवरेट शेर है। कस्बे कमाल कुन के अजीजे जहां शवी, सीक एक्सीलेंस इन योर ट्रेड so that you are admired by the world, so that you are needed by the world। ठीक है, आज के दिन मैंने आपको एक्सपेरिमेंट 2 सिखाए हैं, 2 लाइनें सिर्फ समझाई, इतने यानी कि तकरीबन 1.5 घंटे के अंदर मैंने आपको सिर्फ 2 लाइनें सिखाई कि सीरम स्टेबिलिटी कैसे डिटरमिन करते हैं और बाइंडिंग अफिनिटी कैसे डिटरमिन करते हैं, उसके पीछे साइंस क्या चल रही है, ये मैंने सिखाई है। अब हम थोड़ा सा तजर्बा करते हैं, इसी पेपर को देखते हैं, इसी पेपर को पढ़ने की कोशिश करते हैं, आगे चलते हैं। ये तो सिर्फ इसका क्या था, एब्स्ट्रैक्ट था। अब हम आगे चलते हैं, आगे चलते हैं इसको। लेट मी सी व्हाट आई वांट टू डू इज दैट आई जस्ट वांट टू डाउनलोड दिस एंड आई वांट टू ओपन इट इन डेस्कटॉप। ओके, सेव एंड लेट मी do this because I want to go for the big screen. Yes, I want to go for the big screen. And why this is okay, good. Now I want to make it little bigger so that it is visible to us. And yes, that's good. ये सारी चीजें आपको समझ आ जाएंगी, ड्रोनी ये चीजें हैं, ये मटेरियल्स भी समझ आ जाएंगे। ठीक है, सेल लाइंस भी समझ में आ जाएंगी, ये वही सेल लाइंस हैं, MD231, MD231, AU656। ठीक है, सारी ATCC से मिला मंगाई है, और ATCC मनासा VA के अंदर है। HEK29 किडनी सेल्स एंड नॉर्मल सेल लाइंस यूज की गई हैं, और ये हमने किस तरह से सिंथेसाइज किया, कैरेक्टराइज किया, ये सारी समझ आ जाएगी। पेप्टाइड siRNA कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, भाई ये आपको फौरन समझ आ जाएगा। अगर आपको मेरी बात समझ आ गई है तो पेप्टाइड siRNA कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन आपको ऐसे समझ आएगी जैसे पेप्टाइड siRNA कॉम्प्लेक्स वर फॉर्म्ड बाय सिंपल मिक्सिंग ऑफ siRNA एंड पेप्टाइड इन डिफरेंट वेट बाय वेट रेशियो एज डिस्क्राइब्ड इन आवर प्रीवियस रिपोर्ट्स। 11 और 12 नंबर रेफरेंस पे जाओगे तो इनकी प्रीवियस रिपोर्ट्स में वो प्रोटोकॉल मिल जाएगा। फर्स्ट siRNA was, उसने ब्रीफली बता भी दिया, फर्स्ट siRNA was added to 150 millimolar sodium chloride solution which is actually normal saline solution। 150 millimolar sodium chloride solution normal saline solution होता है। Fatty acid conjugated peptide was dissolved in double distilled water at a stock concentration of 2 milligram per ml। The peptide solution was added to siRNA saline mixture at different proportions and mixed। The complexes were incubated at room temperature for 35 minutes for complete complex formation। The complexes were formed using pre-decided peptide siRNA ratios, which will be specified during the manuscript as both weight by weight and N/P ratio, where weight by weight ratio was simply calculating by dividing the total weight of the peptide present in the complex solution added to the cells to the weight of the siRNA in the same solution। N/P ratio was calculated by the following equation, where 48 represents the average number of phosphates in each siRNA molecule। The N/P ratio mentioned throughout the manuscript is the average N/P ratio of each individual peptide। आगे समझ बोलो। यस सर, आ गई है। आसान लग रहा है? यस सर, बहुत इजी लग रहा है। पहले पढ़ते थे। एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी सर एक क्वेश्चन था। हाँ पूछो। सर जब आप सारा को पढ़ा रहे थे तो उसमें एक आपने सर बात की थी कि द पेप्टाइड बेसिकली पेनिट्रेट मोर इन द एंजियोजेनिक एंसेसेस। हाँ, वो CGKR के हवाले से वो हेपरिन सल्फेट रिसेप्टर की बात हो रही है, अभी हम उसकी तरफ नहीं जा रहे।
ठीक है, वो जो इसमें CGKRK पेप्टाइड है ना, ठीक है, जी सर। वो अगर आप इस पेपर को पढ़ोगे तो इस पेपर के शुरू के अंदर, इंट्रोडक्शन के अंदर उसके बारे में बात की गई हुई है, ठीक है। सर जी एक क्वेश्चन पूछना था, ये जो उन्होंने कहा SIRNA की एवरेज जो वो वैल्यू 48 होती है, तो सर ये मतलब सबके लिए इतनी होती है, ये वेरी करती है जब हम डिफरेंट SIRNA का exactly, लेते it हैं? varies from SIRNA, the SIRNA that is but it is always between 21 to 24. It cannot be more than 24 and it cannot be less than 19. ठीक है। मैं आपको एक पेपर दूंगा आज के दिन एक्सरसाइज करने के लिए, क्योंकि वो पढ़ना बहुत जरूरी है इस सारी कहानी को समझने के लिए। वो भी एक रिव्यू पेपर है जो कि हमने देखना है, ठीक है। अब ये बाइंडिंग एफिनिटी एक्सपेरिमेंट आ गया। बाइंडिंग एफिनिटी ऑफ द पेप्टाइड टू SIRNA वाज इन्वेस्टिगेटेड बाय साइबरग्रीन डाई 2 एक्सक्लूजन ऐसे। इन्होंने साइबरग्रीन ऐसे यूज किया है। कोई और पेपर उठाओगे, मिसाल के तौर पर टनाका का पेपर उठाओगे या कोई और पेपर उठाओगे इस फील्ड से रिलेटेड, तो आपको वो जेल रिटार्डेशन ऐसे भी मिल जाएगा। लेट मी सी, या तो मतलब बहुत सारे पेपर्स हैं इसमें। मैं टनाका का पेपर निकाल के दिखाता हूँ। ये वाला पेपर जो है ना, कमाल पेपर है। ये पेपर ने मेरे इंटरेस्ट डेवलप कर दिया SIRNA के अंदर, ठीक है। और ये मैं चाहता हूँ कि आप सब पढ़ोगे। आज मैं ये ईमेल में डाल दूंगा आपको, करंट स्टेट एंड फ्यूचर डायरेक्शन ऑफ RNAi बेस्ड थेराप्यूटिक्स। यही असल में रिव्यू होता है। इसको पढ़ने के बाद बंदे को समझ आ जाती है कि ये वाली डायग्राम मेरी फेवरेट डायग्राम है जो पढ़ाता रहता हूँ। आपने पढ़ी सारा की डायग्राम, सारा के पेपर में बोलो? यस सर, ये जी सर। हाँ जी, होने Yes, तो sir. पढ़ते हुए कोई मसला नहीं होएगा, ठीक है। और यही पेपर साइट किया हुआ है। ये होता है रिव्यू, ठीक है। और ये रिव्यू छपा हुआ है नेचर में। यहाँ पर छपा हुआ है नेचर। ये नेचर रिव्यूज ड्रग डिस्कवरी। हमने इस तरह का पेपर लिखना है। वो जो पाकिस्तान में छपते हैं वैसा नहीं लिखना। लेकिन ये कैसे लिखेंगे, ये मैं जवाब दे चुका हूँ, लिंक पहले ही शेयर कर चुका हूँ एक आपके साथ आज के दिन। वो आपने अगले दिन पढ़ना है। मैं बात कहाँ से कहाँ लेकर गया, मैं यहाँ पर आ रहा था। मैं ये कह रहा था कि ये इन्होंने साइबरग्रीन ऐसे से किया, लेकिन अगर आप कोई दूसरा बाइंडिंग एफिनिटी एक्सपेरिमेंट चेक करोगे तो आपको अगेन वही किया हुआ है, सेम चीज की गई हुई है। बट साइबरग्रीन ऐसे के अंदर हम एक्साइटेशन चेक करते हैं और इमिशन चेक करते हैं, और अल्टीमेटली हम BC50 वैल्यू निकालते हैं, और इस तरह का वो नजर आता है डाटा। लेट मी शो यू। और इनकी भी मैं जेल दिखाता हूँ। इनकी जेल्स भी पड़ी होंगी यहाँ पर। ये देख रहे हो जेल्स, आपको ये समझ आ जाएंगी अब आसानी से। ये जेल्स समझ आ जाएंगी अगर आपको एक्सपेरिमेंट समझ आ गया, ठीक है। ये नेगेटिव कंट्रोल है, ये पॉजिटिव कंट्रोल है, ये N2P रेशियो 5 है, ये 10 है, ये 20 है, ये 40 है, ठीक है। और ये A है, तो मैं इधर जाके देखता हूँ A क्या है। A है रिप्रेजेंटेटिव जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस इमेजेस ऑफ इंटैक्ट SIRNA रिमेनिंग आफ्टर 24 इंक्यूबेशन विद 25% FPS एट 37 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। पॉजिटिव कंट्रोल जो है वो फ्री SIRNA है इंक्यूबेटेड विद सीरम, और नेगेटिव कंट्रोल जो है क्वांटिफाइड एज 100% रिप्रेजेंटिंग फ्री SIRNA इंक्यूबेटेड विद सेलिन या HPSS का, ठीक है। अब मुझे इसमें आपसे पूछता हूँ, इस जगह पर क्या इस वेले में पेप्टाइड SIRNA सर्वाइव कर रहा है? बोलो। सर नहीं कर रहा। इसमें कहां पर सर्वाइव कर रहा है? इसमें 40 पे। इसमें कहां पर सर्वाइव कर रहा है? 10 से 40। 10 इधर इस मैंने कि अगर 5 सर जहाँ पे 10 पे कर रहा है वहाँ आपने पेप्टाइड ज्यादा कर दिया होगा ना, इसलिए एग्जैक्टली। तो इसमें से ये देख रहे हो C18 जो है, इसमें कहां पर सर्वाइव कर रहा है? 18 में, ठीक है। 10 पे सॉरी। और यहाँ पर किधर कहां पर सर्वाइव कर रहा है? 5, ठीक है। अब इसको पेपर को पढ़ने के बाद समझ में आएगी कि ये कहानी क्या है, ठीक है। ये और इसी चीज को क्वांटिफाई उन्होंने करके इस तरह से दिखा दिया। यही चीज है, इसको क्वांटिफाई करके ये इंटैक्ट SIRNA% है। T के अंदर कुछ नजर नहीं आ रहा। P72 के अंदर डिफरेंट SIRNA की रेशियोज दिखा के उन्होंने दिखा दिया है। और ये सबसे ज्यादा अगर आप देखो तो जो इंटैक्ट SIRNA नजर आ रहा है हमें, वो कहां पर नजर आ रहा है? किन किन चीजों में नजर आ रहा है?
ये इस रेशो में, यानी कि पेप्टाइड 40 के ऊपर, जहाँ पर 40:1 है, पेप्टाइड टू siRNA 40:1 है, वहां पर नजर आ रहा है 100% इंटैक्ट, मोर देन 100% इंटैक्ट। लेकिन 5 पे बिल्कुल नजर नहीं आ रहा, ठीक है, 10 पे नहीं, 10 पे 5 पे नजर नहीं आ रहा, 10 पे क्योंकि ब्लू कहीं यहाँ पर जाकर थोड़ा सा ब्लू नजर आना शुरू हुआ है यहाँ पर, ठीक है, 10 पे, फिर 20 पे, फिर 40 पे। तो ये ग्राफ, और मजे की बात बताऊं, GRE के अंदर यही ग्राफ को इंटरप्रेट करना सिखाया जाता है, ठीक है। ये सेल वायबिलिटी एक्सपेरिमेंट्स हैं जो कि हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। अगर आपको एक पेपर पढ़ना आ गया सही तरीके से, अगर आपको एक पेपर भी पढ़ना आ गया सही तरीके से, आसान लगना शुरू हो गया, जहां पर आपको सेंस बनाना शुरू हो गया पेपर, तो बाकी सारे पेपर आप आसानी से पढ़ सकोगे, ठीक है। बुनियादी तौर पर स्टूडेंट फंसता इस तरह से है, उसको बिल्कुल साइंस आती नहीं होती, पेपर पढ़ना शुरू कर देता है, वो बेचारा घूमी घुमैया में पढ़ा रहता है, वो कहता है यार मेरे से नहीं पढ़ा जाता, मैं भाई पहले समझ तो लो, फिर समझ भी आ जाएगा। अब वो लाइन ऐसे, अगर मैं वो लाइन शुरू में पढ़ा देता आपको बिल्कुल समझ नहीं आनी थी। मैंने फाउंडेशन बनाई, फाउंडेशन बना के वो लाइन आपको एक्सपोज की, आपको समझ आ गई। अगर मैं जाते साथ ही वो तस्वीर दिखा देता, ठीक है, अब पता नहीं क्या चीज बनी हुई है, मैंने उसकी फाउंडेशन बना दी, फाउंडेशन बना के आप लोगों ने खुद कहा सर यहाँ पर सर्वाइव कर रहा है, यहाँ पर सर्वाइव नहीं कर रहा। How did you say that? Because you are now able to analyze the data. Got it? And this is the job of a scientist, to analyze the data. Okay, मैं ਹੁਣ ਥੱਕ ਗਿਆ ਬੋਲ ਬੋਲ ਕੇ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਲੱਗੀ? सर बात सुने। हाँ, सुनाए सुनाए। सर आपने जो शेड्यूल सेंड किया था उसके अकॉर्डिंगली संडे को जो पहला लेक्चर था उसके लिए बाइंडिंग एफिनिटी एक्सपेरिमेंट करना था, और जो सेकंड लेक्चर जो 10 PM होना है और आपके सुबह के टाइम होना है वो सीरम स्टेबिलिटी का था। तो दोनों आपने अब हमें एक ही लेक्चर में करा दिया। ओह माय गॉड, अब सेकंड लेक्चर होगा क्या? ऑब्वियसली होगा, वो तो भाई मैंने पता ही नहीं थी, मैंने दस देना सी ना कि मैं एवी नहीं मेहनत सर आज आपने हमें टॉपिक सिलेक्शन करवाना था। ओह माय यस गॉड सर, सर आपने टॉपिक सिलेक्शन भी आज करवाना। ओके भाई, मैं शेयर स्क्रीन करके पहले मैं शेड्यूल देख ला की चक्कर चल रहे हैं भाई, लेकिन ये क्या ठीक था, समझ आ गया? यस सर, आगे सर एक क्वेश्चन पूछना था मैंने। सर बहुत अच्छा यस सर, समझ आ गया। अच्छा हाँ जी, क्या समझ आया सर के मैंने एक क्वेश्चन पूछना था। वो तो पूछो सर। जैसे आपने ये कहा है कि चार्जेस की बेसिस पे ये बाइंड कर जाते हैं प्रोटीन और siRNA, और ये एक्सपेरिमेंट किसने कहा भाई? पेप्टाइड और siRNA। सॉरी सर, पेप्टाइड। तो सर एक हम जैसे जैसे ज्यादा करें, हमने एक्सपेरिमेंट में देखा है वो उसी तरह उसकी बाइंडिंग ज्यादा होती जा रही है, लेकिन सर ये भी तो एक लिमिट तक ही होगा ना, मतलब हम बहुत ज्यादा पेप्टाइड अगर यूज कर लें तो सर फिर क्या होगा? ऑब्वियसली वो कर्व वैसे बनेगी, यू इफ आई कैन शो यू दिस, इस तरह से बनेगी, ऐसे I can share you the screen and I can वो saturation हो जाएगी ना, हाँ इसलिए obviously saturation हो जाएगी, उसकी saturation हो जाएगी। मैं दिखा देता हूँ कर्व, इस तरह की कर्व बनेगी, ये वाली नजर आ रही है? मतलब जैसे जैसे कंसंट्रेशन बढ़ाते जा रहे हो वो बाइंड करता जाता है, एक खास पॉइंट के बाद सारा का सारा पेप्टाइड, मतलब नो मोर पेप्टाइड इज बाइंडिंग टू द siRNA बिकॉज़ siRNA इज ऑल सैचुरेटेड विद द पेप्टाइड, ठीक है। लेकिन ये फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स आप लोग 12वीं जमात से पढ़े हो, मुझे अच्छी तरह से पता है, बायोलॉजी की खुद पढ़ाई हुई है मैंने, बायोलॉजी की 12वीं जमात के अंदर एंजाइम्स का चैप्टर है, माइकलिस मेंटन इक्वेशन, सिर तो लंघ जाती सी, पता नहीं की बकवास है, ठीक है। ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈਬਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਮਾਈਕਲਸ ਮੈਂਟਨ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸਾਡਾ ਉਸਤਾਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮਾਈਕਲਸ ਮੈਂਟਨ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਚਾਰੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ अपॉर्चुनिटी नहीं लगी कि जाके किसी लैब से काम करे, ठीक है। हाँ, लैब में काम करोगे तो माइकलस मेंटन इक्वेशन यूं समझ आ जाएगी। सर माइकलिस मेंटन इक्वेशन का सारे बच्चे जो रट्टा किसी को इवन के टीचर्स भी कहते होते थे कि इसका जो है ना आप रट्टा ला लो, इस तरह ये इस तरह ये इस तरह बस 10 मार्क्स का सवाल आना पेपर में। हाँ, वो ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨੰਬਰ ਸਹੀ ਮਿਲੇ। ਸਰ स्टेटमेंट सही लिखी है मैं, ठीक है।
तो डेफिनेशन सही लिखी है मैं, बट साइंस इज डिफरेंट। कैन यू माय क्वेश्चन टू किसको करूं मैं? फहद से करता हूँ। फहद, आर यू हियर? Yes, I'm here. Okay, how did you feel about this exposure today to science? This is not new for me because I've already studied a lot of these experiments in A level. A levels, Wow, A level, very good, yes. yeah. Does it make sense to you? Yes, it made a lot of sense to me. And उसके अलावा जो if you've already seen my autobiography, उसमें MIT का ऑनलाइन कोर्स था मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में, उसमें भी हमें क्या कहते हैं सारे एसेज के बारे में बताया जाता है, डाटा कैसे एनालाइज किया जाता है, और उसमें भी हमारे पास जो क्विजेज होते थे वो ऐसे सिंपल नहीं होते थे, उसमें केस स्टडी दी जाती थी जहाँ पे एक हाइपोथेटिकल एक्सपेरिमेंट का वो सारा प्रोटोकॉल बताते थे, फिर वो डाटा दे देते और डाटा को इंटरप्रेट करके आंसर देना होता था। एग्जैक्टली तो एग्जैक्टली। तो लेकिन यही है। आपने जितना ए लेवल में लर्न किया होगा ना, उससे बहुत कम लर्न किया होगा फार्मेसी के स्कूल में। Pharmacy school is not difficult for me at all actually. To be very honest, लोग यूजुअली कहते हैं यूनिवर्सिटी हार्ड हो जाती है, मेरे लिए यूनिवर्सिटी अल्लाह का शुक्र है अभी तक हार्ड नहीं हुई। अभी मेरा 5th सेमेस्टर खत्म हो गया एंड आई हैवंट फेस्ड एनी डिफिकल्टी एज ऑफ येट। या तो अभी मतलब डू यू थिंक दिस इज वर्थवाइल, लाइक यू मतलब आपका एक्सपोजर, आपके चूंकि पहले भी एक्सपोजर है और मोहम्मद अली का भी पहले से एक्सपोजर है साइंस से, you are working in lab, right? Yeah. So can you like make a difference between science that is happening in Pakistan and that is happening in US? Yeah, there is significant difference, yes. मतलब कि जिस तरह जीनोम सीक्वेंसिंग के एग्जांपल ले लें तो हमें सैंपल्स भेजने पड़ते हैं फॉर सीक्वेंसिंग, ठीक है, इंस्टेड और आप लोग तो इधर खुद ही कर रहे हो सीक्वेंसिंग, ठीक है, तो ये फर्क है। Another important thing is that कि अब जिस तरह पब्लिकेशंस में जो है जिस तरह रिव्यू आर्टिकल लिखना है फॉर एग्जांपल, तो मैंने 3rd सेमेस्टर में कोशिश की थी लेकिन अनफॉर्चुनेटली आई वाज वेरी बैड, ठीक है, क्योंकि वो सीधी सादी बात है, कोई प्रॉपर गाइडेंस नहीं थी उसमें, ठीक है। लेकिन हेयर जिस तरह आप एसेस पढ़ा रहे हैं, इवेंचुअली वी विल बी कमिंग टू द पॉइंट जहाँ पे हमें लिखना खुद ही शुरू करना पड़ेगा, तो होपफुली क्या कहते हैं तब क्या कहते हैं I'll get to learn more and my efforts will bear fruit. तो ये सिचुएशन है। Wow, wonderful, thank you, I really appreciate your comment. That is why you are in this course. Yeah, क्योंकि सिंपल सी बात है कि doing something and getting nothing in return is actually a waste of time। सीधी सादी बात है, जो आपको चीज अचीव करनी होती है उसी के लिए मेहनत करो, ज्यादा करने की जरूरत भी नहीं और कम करने की जरूरत भी नहीं है। Exactly. और मैं आप सब लोगों को बताऊं, आप लोग अगर सिर्फ ये हैबिट, मैंने ईमेल में भी लिखा है, अगर आप सिर्फ ये एक आदत डेवलप कर लो ना, डेडिकेटेडली अनइंटरप्टेड सिर्फ 2 घंटे पढ़ लो दिन में, ठीक है, वो बहुत बेहतर है सारा दिन किताब हाथ से लेके बैठे रहना, राइट? इट हैज नो वर्थ कि आप सारा दिन किताब लेकर बैठ जाओ। मैं आई डोंट वर्क। I just have a question। जिस तरह आपने बात की थी कि मेरा एक्चुअली ये सिचुएशन है ना कि हमारी यूनिवर्सिटी एग्जाम्स बहुत फ्रीक्वेंटली लेती है ना, ओके, ठीक है, लाइक फॉर एग्जांपल एवरी 3 वीक्स बाद हमारा प्रॉपर एग्जामिनेशन होता है, ठीक है। तो आई वाज सेइंग कि उस दौरान का आई विल नीड अ बिट ऑफ कंसेशन, मतलब कि टाइम टू फोकस ऑन माय एग्जाम्स, ठीक है। Sure, I am up for this. I am very flexible in that. If you have a genuine reason, you will have the recordings, definitely. You will have the recordings. वो मसला नहीं है। आई जस्ट वांटेड टू गिव यू अ हेड्स अप कि मेरी कमिटमेंट कम नहीं होगी। आई ट्राई टू जिस तरह अभी जो इनिशियली जब आपने हमारा डायग्नोस्टिक ऐसे भी लिया था फॉर बीइंग पार्ट ऑफ द कोर्स, तब भी मेरे एग्जाम्स चल रहे थे बीच में, फाइनल एग्जामिनेशन चल रहे थे मेरे, तो लेकिन और उससे पहले भी जो पूरे वीक में जिसमें आप जो जनरल सेशन भी ले रहे थे उसमें भी मेरे एग्जामिनेशंस चल रहे। तो अगर मैं टाइम मैनेज कर सका तो आई विल बी श्योर टू टेक द लाइव सेशंस एज वेल, बी अप टू डेट ऑन द टास्क यू गिव अस। लेकिन अगर मैं नहीं कर सका तो फिर मतलब कि देयर इज अ जेन्युइन रीजन फॉर दैट। Yeah, sure, you will have the recordings, right? You will have the recordings. Subhan Asghar, you are my superhero in this course. I have a lot of expectations from you. Subhan Asghar. जी सर। कुछ समझ आया या सिर तो लंघ गया है? जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह, एवरीथिंग ओके।
ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਪੁੱਛਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਲਿਖਣਾ ਪੈਣਾ ਤਾਂ ਲੱਗ ਸਮਝ ਜਾਣੀ ਪੁੱਤਰੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ। ਆਈ ਐਮ ਸੌਰੀ ਟੂ ਸੇ ਬਟ ਯੂ ਆਰ ਨਾਟ ਮਾਈ ਪੁੱਤਰ, ਬਟ ਆਈ ਐਮ ਜਸਟ ਸੇਇੰਗ ਯੂ ਆਰ ऑल एडल्ट्स बट एंड आई ट्रीट यू एज एडल्ट्स। लेकिन हमारे पाकिस्तान वाले ना हमें ये बच्चा बच्चा कहलवा के ना हम भी कहते रहते बेटा 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 बेटा। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਇੱਥੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ 20 ਸਾਲ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਬੱਚੀ ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਇਮਰਾਨ ਹਾਊ ਆਰ ਯੂ ਡੂਇੰਗ, ਆਈ ਐਮ ਡੂਇੰਗ ਫਾਈਨ ਥੈਂਕ ਯੂ। there is no culture of saying sir, professor, Dr. Muhammad Imran Sajid Saab. They don't care. They really don't care here, right? Because they care about work, they don't care about the salutations. Anyways, जी okay. Faiza Khalid. Faiza Yes, Khalid, sir. कोई समझ आई है? मैं I was ineffective. What was that like? You give me critical analysis of this. What actually happened until now? सुबह हम इंशाल्लाह कितने बजे मिलना है सुबह? सर 8 सर बजे। आपकी सुबह होगी, हमारी रात होगी 8 बजे। कितने बजे? रात के 8 बजे केड़ा उठेगा भाई? सॉरी, Yes. 9 बजे कर लो। मैंने 8 बजे आया बताओ। स्टूडेंट डिटेल्स में जाके मैं देखता हूँ मुझे क्या है। लेट मी सी मंथली स्केड्यूल। हाय अल्लाह जी 8 मैं नहीं, मुझे पता है मैं नहीं कर सकूंगा, तो मुझे 9 बजा लो भाई प्लीज मेहरबानी। राइट। हाँ भाई 9 ठीक है। सर आपने नेक्स्ट लेक्चर का सारा इस लेक्चर में पढ़ा दिया, तो आप नेक्स्ट लेक्चर में क्या कराएंगे? Next lecture is very important, selection of the topic for your next week. सर 9 Right. बजे फिर वो मंडे को सुबह यूनिवर्सिटी जाना है, तो उस हिसाब Yes, से sir. 9 से 11 बजे तक तो फिर हो मैंने तो जाएगा। 6 बजे मैं आई विल ट्राई कि मैं किसी तरह से 6 बजे उठ जाऊं, बिकॉज अभी तो 12 बज गए हैं मेरे रात के ना। तो मैं अगर सोऊंगा, अब सुबह का जाग रहा हूँ। एक तो आप लोगों ने सुबह सुबह मुझे जल्दी उठा दिया आज, और फिर उसके बाद मैं सारा दिन सोया नहीं, तो अब मुझे सोना पड़ेगा। मैं 2 बजे तक सोऊंगा। 2 बजे सोऊंगा तो मैं 6 बजे उठ जाऊंगा। आई विल ट्राई माय बेस्ट कि 7 बजे तक उठ जाऊं। अगर मैं 7 बजे उठ गया तो मैं 8 बजे आ जाऊंगा, ठीक है। आई विल ट्राई माय बेस्ट टू कम एट 8, ओके but if I could not come at 8, then I will definitely come at 9, 9। जी सर। right? And कल सिलेक्शन ऑफ टॉपिक में एक और बात, सिलेक्शन ऑफ टॉपिक और रिव्यू आर्टिकल की जो साइंस है वो मैं पहले ही आपको पढ़ा चुका हूँ। जो आज मैंने एक लिंक शेयर किया है एंड नोट की ट्रेनिंग के बाद, दूसरा जो लिंक शेयर किया है सेल पेनिट्रेटिंग पेप्टाइड siRNA डिलीवरी। सर अभी हमने मतलब होमवर्क क्या करना है? जो आपने वीडियो भेजी है वो देखनी है? नहीं, और होमवर्क इसके इसका अलावा? ये है कि आपने सर्च करना है आर्टिकल्स, बाइंडिंग अफिनिटी एक्सपेरिमेंट एंड सीरम स्टेबिलिटी एक्सपेरिमेंट। आपने 4-5 बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू, आपने लिखना है siRNA। लेट मी, मुझे बता ही देने दो। शेयर स्क्रीन करके आप यहाँ पर थोड़ा सा आप खुद से करेंगे। आप scholar.google पे जाएंगे, scholar.google, scholar। आप मेरी शेयर स्क्रीन हो रही है? जी। scholar.google.com, ओके सॉरी, यस। तो इधर आप जाएंगे और यहाँ पर आप लिखेंगे siRNA पेप्टाइड डिलीवरी, ठीक है। ये रिव्यू है नॉन वायरल मेथड्स ऑफ siRNA डिलीवरी। आई नीड रिसर्च, आई नीड ये भी क्या कहते हैं, इनसाइट इनटू मैकेनिज्म पेप्टाइड जीन डिलीवरी सिस्टम एमपीजी एप्लीकेशन, ये भी रिव्यू है। siRNA कॉन्जुगेट डिलीवरी सिस्टम, ये भी रिव्यू है। फंक्शनल पेप्टाइड, ये भी रिव्यू है। न्यू पेटेंट, या ये रिसर्च। लेट्स ट्राई ओरिजिनल आर्टिकल। इधर जाके इसको खोलते हैं कहीं से, डाउनलोड पीडीएफ, डाउनलोड दिस आर्टिकल। तो आपने क्या करना है कि आपने ये पढ़ना है, ठीक है। अब ये देख रहे हो, ये मोटी मोटी जीव जीव तरह की डायग्राम्स, राइट? ये क्या है बोलो, बोलो ये क्या है? siRNA है। हाय अल्लाह जी, ये नहीं जल्दी पता चल गया तानू। ये कैडी क्या चीज है बोलो? पेप्टाइड। वाओ, वंडरफुल, यस पेप्टाइड।
कैडी इज पेप्टाइड, siRNA इज दिस। इस एक्सपेरिमेंट से मुझे बताओ कि मैं पहले देखता हूँ ए है क्या, अब हम जाके देखते हैं ए। परफॉर्म्ड कैडी siRNA complex were analyzed by electrophoresis on gel 1% weight by volume stained with ethidium bromide. siRNA targeting ये siRNA targeting GAPDH gene was incubated with different concentrations of caddy corresponding to molar ratio ranging between 1 and 80:1. Lane 1 corresponds with siRNA control in the absence of caddy, and lane 2 to 8 molar ratio of 1, 5:1, 10:1, 15:1, 21, 41 and 81 respectively. भाई इसको आप समझ सकते हो? अब इसको बोलो। यस सर, वो चेंज कर रहा है पेप्टाइड की रेशियो अल्लाह और जी, 1 siRNA इतनी की। जल्दी समझ आ गया तानू? ठीक है, यस तो सर। ये मैंने करवाना है आपसे। अच्छा जी, ये भी देखते हैं आप। ठीक है, यूजुअली ये वेस्टर्न ब्लॉट का एक्सपेरिमेंट है बेसिकली। ठीक है, अब जाकर ये देखोगे भी तो आपको नजर आ जाएगा। तो ये जेले, आपको जेले समझ आना शुरू हो जाएंगे। ये p53 जीन होता है, आपने सुना होगा नाम p53 जीन का। कैंसर के अंदर ये बहुत ओ वाह जी वाह, अच्छा गए हो लोग, तानू समझ आना शुरू होगी थोड़ी थोड़ी साइंस। ठीक है, तो मैं ये कह रहा था कि आपको सिर्फ इसका एब्स्ट्रैक्ट पढ़ोगे तो क्या आपको समझना है कि भाई ये वाले पेपर इस तरह के पढ़ने हैं। ये कैडी आप देखोगे तो वाकई पेप्टाइड है, मजाक वाली बात नहीं है। ठीक है, जो कि 20 रेजिड्यूज हैं जिसके अंदर, और ट्रिप्टोफैन है, केटाइनिक आर्जिनिन है। हम कैडी का सीक्वेंस भी देख सकते हैं, सीक्वेंस ऑफ कैडी इसी पेपर के अंदर कहीं ना कहीं सीक्वेंस भी दिया होगा। ठीक है, डिजाइन एंड कैरेक्टराइजेशन ऑफ कैडी। ठीक है, ये सीक्वेंस है इसका। लो जी आ गया सीक्वेंस, लो जी आ गया। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा ना कर लूँ थोड़ा सा, ताकि आपके ये मैं इसको कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ। ओके, ये लो ये कॉपी करता हूँ मैं, इसको कॉपी करके मैं इधर जाके कहीं पेस्ट करता हूँ और मैं आपसे सबक लेता हूँ। अब पूछता हूँ आपसे कि मैंने दसो क्या की शायगी और ताड़ा हो रहा है असेसमेंट। आयल जी उर्दू च समझा रहे। लो जी अब इसको मैं बड़ा करता हूँ। बताओ भी जी क्या होता है? ग्लाइसिन है जी। एल क्या होता है? ल्यूसीन। ल्यूसीन क्या होता है? ट्रिप्टोफैन। वेरी गुड। आर क्या होता है? आर्जिनिन। आर्जिनिन। ए क्या होता है? एलेनिन। एल क्या होता है? एल क्या होता है? ल्यूसीन। डब्ल्यू ट्रिप्टोफैन। आर ट्रिप्टोफैन। एल आर्जिनिन। ल्यूसीन। एल एल ल्यूसीन। एल एल ल्यूसीन। 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 एस क्या होता है? सीरीन। सीरीन। आर क्या होता है? आर्जिनिन। आर्जिनिन। ये एसी से क्या मुराद है? फंस गए ना। आइंस्टाइन द ड्राइवर बोलेगा ਇਹਦਾ जवाब तो मेरा ड्राइवर भी दे सकता है। चलो Isn't that an acetyl group? yeah but like क्योंकि अभी मैंने पेप्टाइड सिंथेसिस आपको पढ़ाई नहीं है तो आई डोंट एक्सपेक्ट फ्रॉम यू, लेकिन जो मैंने पढ़ाया है मैं उसका जवाब आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपको कोड्स का पता होना चाहिए, अमीनो एसिड्स के कोड का। ठीक है, और दूसरा आपको आज के दिन बाइंडिंग एफिनिटी का बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, सीरम स्टेबिलिटी का बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। पेपर टू पेपर लैंग्वेज फर्क करेगी, इंस्ट्रूमेंट फर्क करेगा, ठीक है, कॉन्सेप्ट फर्क नहीं कर सकता। ठीक है, कॉन्सेप्ट एक ही रहेगा लेकिन मुख्तलिफ साइंसदान उसी चीज को मुख्तलिफ तरीके से लिखेंगे। अब देखो इस पेपर में उन्होंने मोलर रेशियो यूज की, डॉक्टर मीनाक्षी के पेपर में उन्होंने वेट बाय वेट और N2P रेशियो यूज की। इसमें N2P रेशियो का कॉन्सेप्ट मतलब इस पेपर में N2P रेशियो का बिल्कुल जिक्र भी नहीं था। ठीक है ना, लेकिन अब कोई न्यू भी होगा, कोई न्यूवाइस होगा, कोई नया बंदा आएगा साइंस के अंदर तो वो परेशान हो जाएगा कि उस पेपर में तो वो N/P लगा हुआ था, इस पेपर में ये मोल कर रहा है, ये चक्कर क्या है। ठीक है, तो कॉन्सेप्चुअली समझना, और ये बहुत पावरफुल चीज है। मैं अपने स्टूडेंट्स को जब कैलकुलेशंस पढ़ाता था यूसीपी के अंदर तो मैं बताता था कि कैलकुलेशंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको मोल का पता होना जरूरी है, मोलैरिटी का होना पता जरूरी है,
रेशो का होना पता जरूरी है। और जीआरई के अंदर तैयारी किस चीज की कराते हैं? इस चीज की, रेशो, प्रोपोर्शन, ग्राफ, ये चीजों की। तो अब समझ आ रही है ना जीआरई क्यों करवाना चाहते हैं साइंसदान वहां पे? यस सर। So dots are connecting, right? And today was our which session? Third session. ठीक है? Tomorrow will be our fourth session, and we will be meeting. That will be our first week completion, and we have 4 months. It's too much time. ठीक है? अगर ये आप मेरे साथ डेडिकेटेडली इतना ऐसे ही रहोगे, I will try my best to deliver what I know. ठीक है? I don't claim that I am a Nobel laureate. Yes, I am trying to learn, right? I don't claim that I am a super scientist. No, I am not. I'm just a PhD student, but I try to understand science as much as I can. Okay? And I don't know answers to all questions, right? I never claim that I know everything. I know what I know, I will know. What I don't know, I will say I'm not sure. I don't know. Does this, is it good? Does it make sense? Yes, sir. Yes, sir. Can you develop the same attitude in you as well? Can you develop the same attitude Yes, in sir. you as well? Yes, Yes, sir. sir. Sir, it is very much needed in Pakistan. Okay. If we could develop this attitude, we will start learning in fact. Okay? Excuse me, sir. Ji. Sir, can you please repeat that? What do we have to do now? Do we have to just read this paper, or we have to No, search आप अपने some? तौर पर गूगल पे जाओ, पेप्टाइड siRNA डिलीवरी के कोई 4-5 पेपर सर्च करो, रिसर्च पेपर्स, रिव्यू आर्टिकल्स नहीं, और ट्राई करो जेल्स को रीड करने। All right. ठीक है? That is your own job. I just want you to become familiar, because जब हम रिव्यू पेपर लिखने लगेंगे तो मैं आपके साथ ये नहीं खपूंगा कि मुझे बताओ कि ये इस ग्राफ का क्या मतलब है या इस मीनिंग का क्या मतलब है। कि रिव्यू पेपर में आपको पहले से पता होना चाहिए कि ये सेंटेंस का मतलब क्या है। Right. ठीक है ना? अगर आपको ये नहीं पता, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स नहीं पता, और मैं आपको रिव्यू लिखवाने बैठ जाता हूँ तो मैं खुद ही जलील होऊंगा। आ रही बात समझ? हसीन फातिमा नियाजी। ओके, मैं रिकॉर्डिंग खत्म करने लगा हूँ। आज के दिन इतना ही काफी है। स्टॉप करने लगा रिकॉर्डिंग।